सेक्शन में हम लोगों ने रेस्पिरेशन का टॉपिक फिनिश कर लिया है ना। अभी हमको स्टार्ट करना है सर्कुलेशन का टॉपिक। बचा हुआ आधा चैप्टर भी क्या करना है अपने को, फिनिश करना है, ठीक है ना। तो उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी पहले ही अनाउंस कर दूं मैं, ताकि जो नॉन मैथ स्टूडेंट है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। अभी 26 को आपका फिजिक्स का टेस्ट है, 26 तारीख को रोटेशनल डायनेमिक्स का। कल मैंने लॉजिक चैप्टर खत्म कर दिया है ना, मैथ्स वालों को अनाउंस कर दिया मैंने, 1 तारीख को उसका टेस्ट रहेगा, 1 तारीख को, ठीक है ना। रशिद सर आज के लेक्चर में आधे पौने घंटे में प्लांट ग्रोथ खत्म कर देंगे और इसी वीक में मैं ये वाला चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो 1 तारीख को मैथ्स का टेस्ट रहेगा, उसके 1 वीक बाद बायो का टेस्ट रहेगा, एक चैप्टर बॉटनी का, एक चैप्टर जूलॉजी। बॉटनी का प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन जो रशिद सर खत्म कर रहे हैं, और जूलॉजी का ये जो मैं फिनिश कर सर, मैं 2 चैप्टर मिला। तो जो मैथ्स वाले हो तो 1 तारीख के बाद ही पढ़ेंगे, ये अभी टाइम मिलता है तो आप अभी भी पढ़ो, क्योंकि लॉजिक कोई उतना खास बड़ा चैप्टर नहीं है, लॉजिक पढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो लॉजिक पढ़ो, जो टाइम बच रहा है उसमें बायो भी पढ़ो। और जो नॉन मैथ्स है वो अभी से, मतलब फिजिक्स के पेपर के बाद से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दे। बाद में मैं ये नहीं सुनना चाहूँगा सर 2 चैप्टर था पढ़ नहीं पाए, और टाइम दो, नहीं। समझा अच्छे से क्या बोलो, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। चलो ध्यान देंगे इधर। ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज को एक जगह से उठाना दूसरी जगह लेके आना, है ना। ये जो ट्रक वाले गाड़ी चलाते, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही तो बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्ट। उनका काम क्या है, किसी एक जगह से वो किसी सामान को उठाते हैं, किसी दूसरी जगह ले जाकर के पहुंचाते हैं, फिर वहां से कुछ दूसरा सामान उठाते हैं, उसको कहीं और ले जाकर के पहुंचाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है। अब ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ट्रांसपोर्ट चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे हर एक सेल को फूड मटेरियल की ज़रूरत है, ग्लूकोज वगैरह की। ये ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज हम लोग कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, आउटसाइड से, बाहर से। सांस ले रहे हैं तो हवा के जरिए क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। और जब खाना खा रहे हैं तो फूड के जरिए अंदर क्या जा रहा है, ग्लूकोज वगैरह, या ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में बोले तो न्यूट्रिएंट्स, है कि नहीं। अब ऑक्सीजन जाकर के आपके फेफड़ों में भर रहा है और न्यूट्रिएंट्स इधर इंटेस्टाइन, अब क्या यहीं पे रुका रहेगा ये, इसको पहुंचाना किधर है, बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाना है। तो हुआ ना ट्रांसपोर्ट, इधर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी के एक एक सेल में पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्ट का काम है या नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, सेल के अंदर ये केमिकल जाके क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन करेंगे ना, फूड और ऑक्सीजन मिलकर के ग्लूकोज एनर्जी बनाएंगे, और दूसरे भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है। जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो बीच में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इसको सेल में रहने दे सकते क्या हम लोग, अगर सेल में छोड़ दिए तो इट विल बी लीथल, जान तक ले सकते हो सामने वाली, है ना। तो उसको बॉडी से बाहर क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस प्रोसेस के लिए भी तो ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, सेल से वेस्ट मटेरियल को उठा करके उस सिस्टम के पास लेके जाना जहां से वो एलिमिनेट होगा। कौन सा सिस्टम एलिमिनेट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी यूरिन बना के बाहर फेंकता है। इवन आपको ये जो स्वेट आ रहा है ये भी एक्सक्रीशन के लिए आ रहा है ना, आपकी स्किन भी तो एक्सक्रीशन करती है स्वेट के फॉर्म में, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाया जा रहा है, सेल्स से वेस्ट को उठा करके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा या नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, बोल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हो सकता है आपके जहन में एक बात आ रही हो कि इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगता है, मल्टी सेल्यूलर। ऐसा नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या लगता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। भले से वो सिंगल सेल का बना हो या एक से ज्यादा सेल का बना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है, पता है ना। प्लांट्स में रूट्स के थ्रू वाटर आ रहा है, लीफ के अंदर फूड मटेरियल बन रहा है, लेकिन इसकी जरूरत तो पूरी बॉडी को है ना प्लांट्स की। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो सिंगल सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनमें भी होता है, जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम जैसे, उनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। जैसे कुछ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल अगर हम लोग देखें, समझो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब इस सेल से दूसरे सेल में मेरे को कोई केमिकल पहुंचाना है, इस सेल से
दूसरे सेल में कोई केमिकल पहुंचाना है। यहाँ पे एक केमिकल है, इस केमिकल को मुझे यहाँ पर पहुंचाना है। तो समझो ये केमिकल यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इधर पे इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे क्या रहेगा, लो। हाई से लो पर केमिकल अपने आप जाता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी एक तरीके का क्या है, ट्रांसपोर्ट है। एक इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है। समझ कोई केमिकल है, इधर ध्यान से सुन, कोई केमिकल है जो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, और इसको यहाँ से इधर ही लेके जाना है, कम से हाई पे लेके जाना है, कम से हाई पर लेके जाना है। तो ये अपने आप नहीं होगा, इधर एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी बोल, एनर्जी। डिफ्यूजन का प्रोसेस अपने आप हो रहा था, उधर एनर्जी लग रही थी क्या, नहीं। टाकी ऊपर रखी हुई है, पानी नीचे पहुंचाना है, आप नल खोल दो अपने आप पानी नीचे आएगा, कोई एनर्जी देनी पड़ेगी क्या, नहीं। लेकिन पानी नीचे है और उसको ऊपर की टाकी तक पहुंचाना है, अपने आप जाएगा क्या, व्हाट यू विल नीड, मोटर लगेगी। आप मोटर क्या लेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उस एनर्जी की मदद से पानी को ऊपर पहुंचाएगी। तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर मटेरियल जा रहा था तो ये खुद ब खुद जा रहा था, एनर्जी लग रही थी क्या, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन। एक इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मटेरियल को पहुंचाया जाता है। तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होने वाला, यहाँ पे क्या लगने वाला है, एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी। ऐसे ऐसे प्रोसेस को जहां लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे केमिकल जाता है हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। एक्टिव वर्ड जब आता है जब एटीपी यूज हो। एक्टिव वर्ड कब यूज करते हैं हम लोग, जब क्या यूज हो, किसी प्रोसेस में अगर एटीपी यूज हो रही है तो उसके नाम से पहले क्या लगा देते हैं हम लोग, एक्टिव। एक्टिव पढ़ के समझ जाने का, यहाँ क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है, एटीपी लग रही है, समझ आ रहा है। तो डिफ्यूजन जो है ये भी एक तरीके का ट्रांसपोर्ट ही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक तरीके का ट्रांसपोर्ट भी है। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये एक सेल है तो सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये तो दो सेल के बीच का ट्रांसपोर्ट है ना, इसको बोलते हैं दो सेल के बीच के ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बोल, इंटरसेल्युलर। इंटर मतलब क्या रे, इंटर मतलब इसके उसके बीच में, दोनों के बीच में एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम लोग इंट्रासेल्युलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल में कोई चीज यहाँ थी और मुझे इस चीज को इसी सेल के अंदर यहाँ पहुंचाना है, तो इसको इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये कैसे होता है मालूम है, ये कैसे होता है, आपने पढ़े हैं 11th में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, आपको मालूम होगा सेल के अंदर कोई केमिकल पाया जाता है ऐसा भरा हुआ जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते बोल, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स ऐसा मूवमेंट करता रहता है कंटिन्यूसली, अमीबा की तरह। क्या कहलाता है मूवमेंट, नहीं, मैट्रिक्स के इस मूवमेंट को जो सेल के अंदर होता है क्या बोलते हैं इसको, ये नाम याद रखना, इसको बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं बोल, साइक्लोसिस। सुने होंगे 11th में तुमने ये वर्ड, नहीं सुने तो अभी याद रखो। जब सेल के अंदर की मैट्रिक्स ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। ये मूवमेंट क्यों करती है, उसको चर्बी चढ़ी कैसा मूवमेंट कर, डांस करके दिखा रहा है तुमको सेल, क्या मकसद क्या इसका भाई, जब ये ऐसा मूवमेंट करेगा तो जो केमिकल यहाँ पे वो इसके मूवमेंट की वजह से कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचे, जो इधर पे वो यहाँ पहुंचे। यानी इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर ही जब कोई ट्रांसपोर्ट कराना होता है तो उसके लिए क्या होता है, साइक्लोसिस। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसमें ट्रांसपोर्ट इसी के जरिए होता है, साइक्लोसिस के जरिए ही होता है। ये आपकी मेरी बॉडी में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में साइक्लोसिस नहीं होता है। हमारी बॉडी में भी जब किसी सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना होता है इंट्रासेल्युलर, तो किसके थ्रू होता है, साइक्लोसिस के थ्रू। डब्ल्यूबीसी के अंदर ये मूवमेंट बहुत होते हैं, समझ आ रहा अच्छे से। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए ट्रांसपोर्ट को किया जा सकता है, ठीक है ना। और भी कई सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे तो पैरेन्काइमेटल ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन आपको मिलेगा, बॉडी कैविटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन आपको मिलेगा। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो। हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म मतलब मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ क्या, नहीं, प्लांट्स भी होते हैं कॉम्प्लेक्स, प्लांट्स के बारे में हम लोग इधर पढ़ नहीं रहे, जूलॉजिकल लेक्चर चल रहा है। फंगस की बात कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं। बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ क्या, नहीं। हायर ऑर्गेनिज्म से मेरी मुराद किंगडम एनिमेलिया की है। किसकी है बोल, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में भी सारे एनिमल हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते, है कि नहीं। प्लाथियल मिंथस, एस्कियल मिंथस, चिपके दूधे, गोल दूधे, सुने ना ये सब, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, ये सब नहीं। एनालिडा की बात कर रहा हूँ मैं, फाइलम एनालिडा, फाइलम कोडाटा जिसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, मैमल्स आते हैं जिसमें मैमल्स पता है ना, ठीक है ना, जिसमें बर्ड्स आते हैं,
तो बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मैमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हायर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो बेटा हायर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक ऑर्गन की, सॉरी रेस्पिरेशन बोलो, हायर ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ऑर्गन की मदद से होता है जिसका नाम है हार्ट। क्या नाम है बोल? हार्ट। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक ऑर्गन की मदद से होता है, नाम क्या बेटा उसका? हार्ट। ये हार्ट यहाँ पर पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। इसका काम करता है पंपिंग का, ये पंप करता है। अब पंप कर रहा है तो किसी ना किसी चीज को पंप कर रहा होगा ना, तो जिस फ्लूइड को, जिस लिक्विड को ये पंप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल? ब्लड। क्या बोलते हैं बोल? ब्लड। तो ये फ्लूइड होता है, ब्लड नाम का ये फ्लूइड होता है जिसको हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है और इसी फ्लूइड के जरिए बॉडी में सारी चीजों को पहुंचाया जाता है। आपकी बॉडी में आपका ब्लड जो है ये म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी है, इसका काम ही यही है, कहीं से कुछ उठाना कहीं पे कुछ छोड़ देना, यहाँ से कुछ उठाना यहाँ पे कुछ छोड़ देना। ब्लड का मेन काम क्या है बोल? ट्रांसपोर्ट। खत्म। ब्लड का मेन काम क्या है? ऐसा नहीं कि इसके अलावा ब्लड कोई और काम ही नहीं कर रहा है, और भी दूसरे काम है। होम्योस्टैसिस में भी ब्लड का काम होता है, बॉडी को मेंटेन करके रखने में, इक्विलिब्रियम सराउंडिंग के साथ, टेम्परेचर मेंटेन करने में भी ब्लड का काम होता है। लेकिन मेन फंक्शन क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट। बॉडी के किसी एक सेल से कोई एक केमिकल को उठाया किसी दूसरे केमिकल तक किसी दूसरे हिस्से तक पहुंचाना है, किसके जरिए होगा ये काम? ब्लड के जरिए। वहां से कुछ उठा के किसी तीसरी जगह पर पहुंचाना है, किसके जरिए होगा? ब्लड के जरिए। याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अल्विलाई में जब ऑक्सीजन भरता है तो उसके आसपास में ब्लड ही आते हैं ना कैपिलरी के अंदर, और उस ऑक्सीजन को क्या करता है? रिसीव करता है, और फिर ये ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? सेल तक। फिर सेल से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसको लेके कहाँ तक आता है? अल्विलाई तक। इंटेस्टाइन में आपका जो खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो ऐसी नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे ऐसा प्रोजेक्शन होते हैं। क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन को? विलाई। इसके अंदर ब्लड की कैपिलरी होती है, इसका काम क्या है? एब्जॉर्ब करना। तो जो भी खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद पहुंचा है उसमें जितना भी ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, इन सारी चीजों को क्या किया जाता है बोल? एब्जॉर्ब किया जाता है, विलाई के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करके कहाँ जाती है सारी चीजें? ब्लड में। अब ब्लड इसको कहाँ पहुंचाएगा? सेल तक। सेल के पास इनको लेके जाएगा, फिर सेल में जितना भी कचरा वगैरह रहेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको सेल से रिसीव करेगा। अब कहाँ लेके जाएगा? किडनी में। याद कर, किडनी 11th में पढ़ाया था, रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर लेके जाएगा। अफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, वाजा रेक्टा, रीनल वेन, और फिर रिटर्न बाहर। ये पूरा लेन देन, यहाँ से वहां कुछ उठाना है, फेंकना है, उठाना है, फेंकना है, ये पूरा काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? ब्लड। और ये अपने आप सर्कुलेट कर रहा है क्या? बोले खुद ही नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है? नहीं, उसको सर्कुलेट कराने के लिए पंप चाहिए। क्या नाम है उस पंप का? हार्ट। तो जितने भी एनालिड्स आते हैं, एनालिड्स फाइलम एनालिडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं, कीड़े मकोड़े तुम्हारी भाषा में बोल देते, कॉकरोच वगैरह हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा मैमल्स की कैटेगरी में जितने भी आते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में जितने भी आते हैं, मछलियां हो गई, जितने भी जानवर आप देख रहे हो, उड़ने वाले जितने भी जानवर आप देख रहे हो, इन सब की बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी किसकी मदद से होता है बोल? हार्ट और ब्लड की मदद से। आपको स्पेशल नहीं दिखा लिया आपके पास ये चीज है, नहीं। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी हायर एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब के अंदर ब्लड और हार्ट के जरिए सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो आपको देखो एक हेडिंग मिलेगी पेज नंबर 163 के ऊपर आपको एक हेडिंग मिलेगी, देख, सर्कुलेशन इन एनिमल। मिली हेडिंग? सर्कुलेशन इन एनिमल्स। तो हम लोग सबका सर्कुलेशन नहीं पढ़ते बैठे, हम लोग सिर्फ किसका सर्कुलेशन पढ़ने वाले? एनिमल्स में सर्कुलेशन कैसा होता है। और एनिमल में भी हम लोग डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमंस के बारे में डिटेल में। हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड का कंपोजिशन, डिटेल में किसके बारे में पढ़ने वाले? ह्यूमंस। अपने बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है हम लोग। यहाँ में आपको बकरी का, कुत्ते का, इन लोग का दिल नहीं पढ़ाते बैठे, इसका दिल पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। लेकिन पहले उसने बताया है कि जो ब्लड और हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसमें पाया जाता है? एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में पाया जाता है। मिला बेटा वहां पे आपको सर्कुलेशन इन एनिमल्स। उसके जस्ट नीचे आपको देखिए एक और हेडिंग मिलेगी, क्या लिखी हुई देख? ब्लड वेस्क्युलर सिस्टम। ब्लड्स के जरिए सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स के थ्रू। आपकी बॉडी में जो खून बह रहा है किसके थ्रू बह रहा है? नसों के जरिए बह रहा है ना, पूरी बॉडी में नसें खून की, उसके थ्रू बह रहा है ना। तो ब्लड वेस्क्युलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से सुनो, जितने भी एनिमल है, हम भी एनिमल है, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, ये सब भी एनिमल है ना। उड़ने वाले परिंदे वो भी एनिमल्स है, पानी के अंदर मछली वो भी क्या है? एनिमल है।
आपके घर में वो कॉकरोच निकल के आता है, वो भी क्या है? एनिमल है। अब ये जितने भी एनिमल है सब एक ही जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहे क्या? नहीं, काफी डिफरेंस है। लेकिन इन सब में पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को दो टाइप में बांटा गया। कितनी टाइप में बांटा गया बोल? दो। तो एनिमल्स में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक है ओपन सर्कुलेशन और एक है क्लोज सर्कुलेशन। क्या बेटा? ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। अब दोनों में आपको समझा रहा हूँ, दोनों ध्यान से समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ पर? ओपन सर्कुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करो, क्लोज सर्कुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करके दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आ रहा है? तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको देख नीचे हेडिंग में मिलेगी, टाइप ऑफ वेस्कुलर सर्कुलेशन, मिला? विल गेट द हेडिंग टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दो टाइप है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। सब बोर्ड पर देखेंगे। तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। पहला है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा क्या बेटा? क्लोज सर्कुलेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना? बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊं, क्लोज सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो नसों के थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, खून की नसों के थ्रू फ्लो करता है। समझ आ रहा है? तो क्या सर ओपन सर्कुलेशन में नस के थ्रू नहीं फ्लो करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो हार्ट से बाहर निकलता है, पूरी बॉडी में भर जाता है। पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? भर जाता है। जो भी एक्सचेंज करना होता है और फिर ब्लड रिटर्न किस में आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। उधर कोई नस वस का फंडा है क्या? नहीं। बॉडी कैविटी है के अंदर, बॉडी के अंदर जो खाली जगह है, जो कैविटी है, उसके अंदर ब्लड फील करता है, एक्सचेंज होता है जो भी होना है, और ब्लड रिटर्न किस में आ जाता है? हार्ट में। ये मेन डिफरेंस है ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में। आप लोग मुझे बताओ, हम जैसे जितने भी ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स है उनमें कौन सा सर्कुलेशन पाया? क्लोज सर्कुलेशन। गलती से भी मत बोलना कि इंसानों में ओपन सर्कुलेशन का है। हमारे पास इतनी सारी खून की नसें, जो खून है वो किस में बह रहा है? नसों में बह रहा है। ऐसा नहीं कि आपका इतना सा दिल, लिटरली इतना सा दिल जो यहाँ पे, वो पूरा खून आपकी बॉडी में नीचे से ऊपर तक ऐसा भर गया, नहीं। दिल के अंदर खून है, उसके थ्रू नसों में जा रहा है, और नसों के थ्रू कहाँ जा रहा है? बॉडी के सेल्स तक जा रहा है, और जो भी एक्सचेंज है वहां पर हो रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जब वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेशन। और जहां पर वेसल्स नहीं होती है, डायरेक्ट सर्कुलेशन होता है बॉडी कैविटी के थ्रू। किसके थ्रू? बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसके थ्रू जब सर्कुलेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बेटा? कॉकरोच, ठीक है ना? इतना सा कॉकरोच होता है, उसका दिल जो है ना काफी बड़ा होता है। आपके मेरे दिल में सिर्फ 4 चेंबर है। कितने चेंबर है? ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर। कॉकरोच के हार्ट में 13 चेंबर होते हैं। कितना चेंबर होता है? 13। आपका दिल बस यहाँ पे रखा हुआ है, कॉकरोच का हार्ट उसके सर से शुरू होता है, उसके पीछे के हिस्से तक फैला हुआ है। कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो उसकी पूरी बॉडी में, उसके हेड से लेके उसके पीछे के हिस्से तक पूरे में फैला हुआ है। ये देखिए कॉकरोच के हार्ट का डायग्राम बना के दिया इसके लिए। ये कॉकरोच की बॉडी है, इधर ध्यान दे, ये कॉकरोच की बॉडी है। ये जो बीच में लंबा सा आपको दिख रहा है क्रीम कलर से, ये देख सबसे ऊपर टॉप पे पहला चैम्बर, फिर दूसरा चैम्बर, फिर तीसरा चैम्बर, ये पूरा हार्ट है उसका, एक लंबी सी ऐसा रस्सी की तरह बीच में मिला, तो कॉकरोच का हार्ट है। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? ब्लड तो नहीं बोल सकते हम लोग उसको, ब्लड बोलेंगे क्या उसको? नहीं, हीमोलिम्फ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? बोल, हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। अब होता क्या है, इस हार्ट से ये हीमोलिम्फ बाहर आता है, और इसकी जो बॉडी की पूरी कैविटी है, खाली जगह दिख रहा है, इसको हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसील। इसमें ये पूरा भर जाता है, पूरा लिटरली भर जाता है। इसीलिए कभी अगर आपने गलती से कॉकरोच पे पैर रखा होगा तो ऐसा लगता है किसी ने पानी से भरा हुआ एक बलून फोड़ दिया, देखो अच्छे करके वो फटता है, और पांचों छह तरफ ऐसा पूरा लिक्विड फैल जाता है। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा होता है? असल में उसके हार्ट में जो हीमोलिम्फ होता है, जो ब्लड होता है उसका, वो उसके हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में भर जाता है, लिटरली भर जाता है। उसके जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, वो हीमोलिम्फ में ऐसा तैरने लगते हैं।
समझ में आ रहा है? तो जो भी एक्सचेंज करना है बॉडी के सेल्स को उस हीमोलिम्फ के साथ, जो भी लेन देन करना है, ऑक्सीजन को लेंगे बॉडी के सेल्स ऑर्गन्स, न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेंगे, उसको दे देंगे रिटर्न। जो भी लेन देन करना है वहां पर होता है, और रिटर्न से ये हीमोलिम्फ किधर चले जाता है, हार्ट के अंदर। तो कौन सा सर्कुलेशन हुआ ये, ओपन सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स है क्या इधर, फ्लूइड कहां पर भर रहा है, कैविटी में, बॉडी कैविटी में, हीमोसील में। समझ आ रहा है? जो बॉडी के ऑर्गन्स है और जो ब्लड है वो डायरेक्ट किस में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये ऑर्गन ब्लड में ऐसा तैर रहा हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है। समझ रहे? एक और बात मैं आपको बताऊं, इन लोगों में जो ब्लड होता है, जो हीमोलिम्फ होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कि नहीं? इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया नहीं जाता है। तो बताओ क्या इनका ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, नहीं करेगी। 97% ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन से, है कि नहीं? 70% ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन से, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। आरबीसी के अंदर ही तो रहता है ना कार्बोनिक अनहाइड्रेस, उधर ही तो होता है ना पूरा प्रोसेस। समझ आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं? तो इनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करता। ऐसा नहीं कि इनको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लगता नहीं, और इनकी बॉडी में अलग सिस्टम के थ्रू वो रेस्पिरेशन हो रहा है। ब्लड का उसमें कुछ भी लेन देन है क्या, नहीं। तो ये हो गया किसके बारे में बेटा, ओपन सर्कुलेशन के बारे में। देखो जरा पढ़ो ओपन सर्कुलेशन के बारे में क्या दिया, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ओपन सर्कुलेशन इन एनिमल्स हैविंग एन ओपन सर्कुलेशन, वो एनिमल्स जिनमें ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटी। ब्लड नसों के जरिए नहीं सर्कुलेट होता है, बल्कि किसके जरिए सर्कुलेट होता है, बॉडी की कैविटी के जरिए। ब्रैकेट में नाम देखो, इनकी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोसिल्स। मिल गया वो नाम, आगे बढ़ेंगे। द विसरल ऑर्गन्स, जितने भी काम के ऑर्गन्स होते हैं इनके, लाइज इन द ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी। जब पूरी बॉडी कैविटी में ब्लड भर जाता है तो ये ऑर्गन उसके अंदर लाई करते हैं। लाई करते मतलब रखे होते हैं, ऐसा करो, ऐसा समझो फ्लोट कर रहे हो उसमें, ठीक है ना। आगे देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन ब्लड एंड सेल्स और टिश्यू ऑफ द फ्लूइड। जो भी लेन देन होना है टिश्यू और ब्लड के बीच में, वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, क्योंकि दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जा रहे हैं ना। हमारी बॉडी में डायरेक्ट नहीं होता, अभी बताता हूँ मैं कैसे होता है। हमारी बॉडी में डायरेक्ट नहीं होता है, इधर बीच में एक इंटरमीडिएट लगता है, बीच में एक और सब्सटेंस लगता है ब्लड और बॉडी के दूसरे टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज कराने के लिए। और यहाँ पर कोई बीच में लग रहा है क्या, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट भी कैसा हो रहा है, बोल डायरेक्ट। ब्लड जो है वो बॉडी ऑर्गन्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। समझ आ रहा है अच्छे से, आगे बढ़ेंगे बेटा सब लोग। द ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, जब पतली पतली नसों में खून बहता है तो हाई प्रेशर से बहता है, लेकिन जब पूरी कैविटी में खून भरा हुआ है तो लो प्रेशर से बहेगा, है कि नहीं। मैं सेम अमाउंट लेता हूँ पानी का और एक इतने मोटे पाइप में डालता हूँ और एक इतने मोटे पाइप में डालता हूँ, सेम प्रेशर से। किसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा, किसमें कम रहेगा? जो छोटा पाइप है ना उधर प्रेशर ज्यादा रहेगा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, और जो मोटा पाइप रहेगा उधर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। तो इनमें नसें तो होती नहीं है पतली पतली, पूरी बॉडी में डायरेक्ट ब्लड भर जाता है, तो ब्लड का प्रेशर कैसा रहता है, लो। क्लोज सर्कुलेशन में नसों से खून बहता है ना, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर हाई होता है। तभी तो हम इंसानों का हम लोग ब्लड प्रेशर नापते भी है इतना नापने जाए लायक तब नाप रहे ना, जब कम रहता नापने लायक रहता ही नहीं तो नापते क्या, उसको हम लोग नहीं नापते। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे अभी सब लोग क्या दिया हुआ। लो प्रेशर एंड यूजुअली डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। कोई हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट होता है कि इनके ब्लड में नहीं होता है। सो इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो रेस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट ये नहीं करेगा। एग्जांपल क्या दिया इसके, देख, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स मतलब इसमें कौन ले सकते हो आप, कॉकरोचेस को। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल याद रखो बेस्ट है, कौन सी, कॉकरोच। समझ में आया? अभी क्या स्टार्ट करने का अपने को, क्लोज सर्कुलेशन। बहुत जल्दी से देखते हैं क्लोज सर्कुलेशन को। देखो ओपन सर्कुलेशन में सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, बॉडी कैविटी के थ्रू। यहाँ पर ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स, खून की नसों के जरिए यहाँ पर सर्कुलेशन होता है। पूरी बॉडी में जो खून बह रहा है वो डायरेक्ट बॉडी में भर जा रहा है क्या, नहीं। पूरी बॉडी में जो खून की नसों का एक नेटवर्क बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है, उसके थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में बह रहा है। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी के थ्रू सर्कुलेशन होता है, यहाँ पर बोल ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लड और बॉडी के ऑर्गन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। याद करो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लड होता है वो आर्टरी से बहता है,
आर्टरी से डायरेक्ट सेल तक पहुंचता है क्या? नहीं, सेल की साइज बहुत छोटी होती है। तो ये आर्टरी और किसमें बढ़ती है? कैपिलरी है। आर्ट्रियोल फिर कैपिलरी, क्या बनती है बोल? कैपिलरी। तो इधर देख, इधर देख, समझिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है ऐसा, ठीक है ना, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। कितने सेल बना मैंने इधर? 4। तो सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। तो ये असल में क्या है? टिश्यू। अच्छा, टिश्यू के अंदर ये सब सेल है, सेल्स के बीच की जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? ये जगह क्या कहलाती है? नहीं, वो जंक्शन कुछ और है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते बोल? इंटरस्टिशियल स्पेस। जंक्शन जो होता है वो दो सेल को ज्वाइन करता है, वो डेस्मोजोज, हेमीडेस्मोजोज, वो सब जो पड़े वो अलग चीज। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है बेटा, दो सेल्स के बीच का स्पेस जो आपको दिख रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है बोल? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहलाता है बोल? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब होता क्या है जरा ध्यान से समझना, होता क्या है जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग। ये समझ ब्लड की कैपिलरी है, ये क्या है बेटा बोल? ब्लड की कैपिलरी, खून की कैपिलरी है सर, एकदम पतली नस जो होती है। अच्छा, कैपिलरी से पीछे क्या रहेगा? आर्टरी। कैपिलरी के पीछे क्या रहेगा बोल? आर्टरी। आर्टरी का डायमीटर ज्यादा है, कैपिलरी का डायमीटर कम है, तो जो पीछे का ब्लड रहेगा ये आगे की ब्लड पे क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। तो कैपिलरी में जो ब्लड भरा हुआ होता है ना बेटा, उसमें कंटिन्यूसली पीछे से क्या लग रहा होता है बोल? प्रेशर। अब कैपिलरी की वॉल याद कर कैसी होती है? बहुत मोटी होती है क्या? क्षीण होती है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है कि नहीं? तो कैपिलरी की जो वॉल होती है ना, इस प्रेशर को झेल नहीं पाती, इसीलिए कैपिलरी में ना बनाने वाले ऐसा बारीक बारीक सुराख बनाए। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कैपिलरी का स्ट्रक्चर, इसको फिनिश्चर बोलते हैं, अभी याद रखो खाली सुराख होते हैं। तो जो ब्लड होता है क्या होता है? इन सुराख के जरिए बाहर आने लगता है। ब्लड क्या होता है बोल? इन सुराख के जरिए बाहर आ रहा है। लेकिन 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 पूरा ब्लड बाहर नहीं आता। ब्लड में क्या क्या चीज होती है बताओ आप लोग, मैं बता चुका। ब्लड में क्या क्या चीज होती है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? लिक्विड। और क्या होता है बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उनका साइज, ये जो सेल के, ये जो सुराख दिख रहे हैं कैपिलरी के, इनके साइज की बनिस्बत बड़ा होगा। मतलब आरबीसी का साइज बड़ा है और ये सुराख का साइज छोटा है। आरबीसी बाहर आएगा क्या? नहीं। प्लेटलेट्स, वो भी नहीं आएगा, प्लेटलेट्स भी नहीं आएंगे। यानी ब्लड सेल बाहर आ रहे क्या? तो फिर कौन बाहर आएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी जो जितने प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं ना, वो भी बाहर नहीं आते, क्योंकि प्रोटीन का साइज भी बड़ा होता है। तो खाली लिक्विड प्लाज्मा बाहर आता है। कौन बाहर आता है बोल? लिक्विड प्लाज्मा। अपने साथ क्या लेके बाहर आता है मालूम? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, यानी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, इन सारी चीजों को प्लाज्मा लेकर के कहाँ आता है बोल? बाहर आता है। और ये इधर आके ऐसा जम जाता है, मतलब इधर आके ऐसा भर जाता है, इधर आके ऐसा भर जाता है। तो जैसे ये कैपिलरी से निकल के यहाँ पे भरा, बता इसको ब्लड बोल सकते क्या हम लोग? नहीं बोल सकते। उसमें आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, उसमें प्रोटीन्स नहीं है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, खाली थोड़ा बहुत प्लाज्मा है ना? तो इसको आप ब्लड बोल सकते हो क्या? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते बोल? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों बोले ये नाम के लिए बोल? क्योंकि वो कहाँ भरा है? इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा है। कहाँ भरा है बोल? इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा है। समझा अच्छे से? अब जो भी एक्सचेंज होना है ना, जो भी एक्सचेंज होना है, जो भी लेन देन होना है, यहाँ पे हो जाता है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस में चला जाएगा बोल? सेल में चला जाएगा। और फिर सेल में जितना भी कचरा विचड़ा है वो सब किधर आएगा? रिटर्न इसमें आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट, वो सब इसमें आएगा। तो जो भी एक्सचेंज होना है हो गया। तो मुझे एक बात बताना, क्या कभी आपकी नसों में बहने वाला ब्लड और टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं? कभी नहीं आते। क्या जो एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू और ब्लड के बीच में वो डायरेक्ट होता है? नहीं, बीच में एक इंटरमीडिएट फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है इस फ्लूइड का? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये है कि नहीं डिफरेंस? यहाँ पे क्या हो रहा था बोल? ब्लड और टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे। एक्सचेंज करते वक्त बीच में कोई इंटरमीडिएट फ्लूइड लग रहा था क्या? नहीं। यहाँ पे ब्लड और टिश्यू कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे। एक्सचेंज करते वक्त बीच में एक इंटरमीडिएट फ्लूइड लग रहा है। क्या बोलते हैं उसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भरा हुआ होता है। समझा अच्छे से? तो एक दूसरा डिफरेंस हो गया, बड़ा डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था बोल? यहाँ पे बॉडी कैविटी के थ्रू सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू। दूसरा डिफरेंस बोलो, यहाँ पर ब्लड और टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी नहीं आते।
यहाँ एक्सचेंज डायरेक्ट होता है, कोई इंटरमीडिएट फ्लूइड की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए इंटरमीडिएट फ्लूइड लगता है। क्या नाम है उसका? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझा? अभी आगे के डिफरेंस पे जाने से पहले ये जो कहानी थोड़ी सी शुरू किए थे इसको खत्म करते। कोई भी कहानी बीच में नहीं रोकना चाहिए, अगर शुरू किए तो उसको खत्म करते। हो गया सर, चलो एक्सचेंज हो गया, पर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है ये किसका हिस्सा था? कभी ना कभी ब्लड का था। तो क्या ये इधर ही रहेगा कि रिटर्न ब्लड में जाएगा? जाहिर सी बात है जाना चाहिए। अगर यहीं रहेगा तो ब्लड कम होने लगेगा बॉडी का, और जहां पर ये जमा हो रहा है वहां पे फ्लूइड भरने लगेगा, पैर ऐसा सूखने लगेंगे, हाथ ऐसा सूखने लगेंगे, फ्लूइड जमा होते जा रहा है ना उधर, और बॉडी में नसों के अंदर, दिल के अंदर खून क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो उसको रिटर्न क्या करना है बोल? ब्लड में भेजना है। तो ये एक्सचेंज करने के बाद ये जो फ्लूइड है ना, ये जो फ्लूइड है ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा पूरा रिटर्न ब्लड वेसल में चला जाता है। कैसे जाता है उसके पीछे पूरा अलग फंडा है, देखेंगे बात। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये रिटर्न कहाँ चले जाता है बोल? ब्लड में जाता है। मैंने पूरा बोला क्या? ऑलमोस्ट पूरा बोला, 80-90% रिटर्न चला जाता है। कितना परसेंट पीछे रह गया? 10% पीछे रह गया, मतलब थोड़ा बहुत फ्लूइड पीछे रह गया। तो इस ब्लड ने उस थोड़े बहुत फ्लूइड को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ गया दिल की तरफ। अब बताओ, तो ये जो बचा कुचा फ्लूइड है उसको यहाँ पर छोड़ सकते क्या? नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कमी हो गया ना फिर ब्लड, एक सर्कुलेशन में थोड़ा जमा, दूसरे सर्कुलेशन में थोड़ा, तीसरे सर्कुलेशन में थोड़ा, तो 1-2 मिनट के अंदर तो पूरा ब्लड वेसल्स में नहीं, सेल्स के बीच में जमा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बच्चे कुछ को भी रिटर्न ब्लड तक क्या करना है? पहुंचाना है कि नहीं? तो जहां जहां पर आपकी ब्लड की कैपिलरी होती है ना, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां जहां पर आपकी खून की कैपिलरी होती है वहीं वहीं बाजू बाजू में एक और कैपिलरी होती है, इसको लिम्फेटिक कैपिलरी बोलते। क्या बोलते बोल? लिम्फेटिक कैपिलरी। तो लिम्फेटिक कैपिलरी देखती है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा हुआ था उसका 80-90% वापस अंदर चले गए, 10-20% अभी भी रखा हुआ है, तो वो इधर रह के रोने लगता है, मेरे को ब्लड छोड़ के चला गया हूँ। तो लिम्फेटिक कैपिलरी बोलती, रो मत बेटा, मैं तुझे तेरे घर वालों से रिटर्न मिलाऊंगा। तो जो बचा कुचा फ्लूइड था ना, ये आके किसमें जमा हो जाता है बोल? लिम्फेटिक कैपिलरी में। कैसे जमा होता है बाद में कहो। ये आके किसमें जमा हो जाता है? लिम्फेटिक। तो ये जो बचा कुचा फ्लूइड है किसमें आके जमा हो गया? लिम्फेटिक कैपिलरी में। और जैसे ही ये बचा कुचा इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर आ जाता है, अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं लिम्फ। अब हम लोग इसको क्या बोलने लगते हैं? लिम्फ। याद करो, आपने 11th में अक्सर पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में 2 तरीके के फ्लूइड बहते हैं। कौन से 2 तरीके के? ब्लड और लिम्फ। ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, समझा? लिम्फ ब्लड से ही जन्मा हुआ एक फ्लूइड है, ब्लड से ही बना हुआ एक फ्लूइड है। ये लिम्फ क्या होता है मालूम? बहता है पूरे बॉडी में, बहता है। जब ये खून दिल में घुसने वाला होता है ना, दिल के अंदर जाने वाला होता है, उससे थोड़ा सा पहले ये लिम्फेटिक वेसल्स को हम लोग नस के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा लिम्फ लेके आया था वो ब्लड में मिल जाता है, वापस से क्या बन गया? ब्लड बन गया। यानी दिल में रिटर्न हमेशा क्या जाता है? ब्लड ही जाता है। पर दिल के वक्त आते वक्त ये फ्लूइड 2 तरीके से आता है। दिल के पास आते वक्त कैसे आता है? 2 तरीके से, ब्लड और लिम्फ। पर अंदर कैसे घुसता है? ब्लड बने। निकलेगा भी क्या? हमेशा दिल से ब्लड, ब्लड से निकलेगा भी हमेशा, सॉरी हार्ट से निकलेगा भी हमेशा ब्लड, हार्ट में आएगा भी हमेशा ब्लड। लेकिन बीच में ब्लड कितने फ्लूइड में बढ़ जाता है? 2 फ्लूइड। कौन से 2 फ्लूइड? ब्लड और लिम्फ। तो हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो सर जब ये बीच में जमा हुआ था तभी इसको लिम्फ बोल देना चाहिए था ना, उसको अलग नाम दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो बेटा वो पूरा का पूरा थोड़ा ना इसमें आ रहा है, उसका ज्यादातर हिस्सा रिटर्न किधर चले जा रहा है? ब्लड में चला जा रहा है ना। जो बचा कुचा इसमें जमा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो अभी जब मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें 2 हिस्सा है, एक है ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन और एक है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। क्या रे? ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो पूरा चैप्टर अभी यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेशन पे है, लास्ट का 2 पेज लिम्फेटिक सर्कुलेशन पे, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लिम्फ। अब ये लिम्फ होता क्या समझा ना? लिम्फ होता क्या समझा ना? इज इट वेरी मच क्लियर? ये आपको डीप टिश्यू के आसपास ही मिलेगा। बोले यहाँ पे काट के खून आ रहा है, रुक रुक अभी लिम्फ भी आएगा, देख आएगा क्या? डीप कट लगेगा तो ब्लड के साथ क्या आएगा? लिम्फ आएगा। क्योंकि लिम्फ जहां जहां पर कैपिलरी होता है ना टिश्यू के लेवल पे, वहां पर लिम्फेटिक कैपिलरी होता है। समझा रहे अच्छी से? इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा एक बात और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिलरी होती है इससे प्लाज्मा बाहर आता है, प्रोटीन बाहर आता है क्या? क्यों? साइज बड़ा है उसका, मैक्रोमोलिक्यूल। आरबीसी बाहर आता है क्या? नहीं, साइज बड़ा है उसका। प्लेटलेट्स बाहर आते क्या? नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाते हैं। कौन बाहर आता है?
WBC व्हाइट ब्लड सेल। साइज में कंपेयर करोगे ना तो आरबीसी WBC से काफी छोटा होता है, WBC बड़ा होता है। आरबीसी छोटा होता है और WBC बड़ा होता है। अब आरबीसी इधर बाहर नहीं आ पा रहा है और WBC बाहर आ जा रहा है, तो चमत्कार हो गया। तो WBC के अंदर एक स्पेशल मूवमेंट पाई जाती है, अमीबॉइड मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? आरबीसी चुपचाप ऐसा घूमते रहते हैं एल्फा लीबे की गोली की तरह, लिटरली वैसी होते हैं आरबीसी, ऊपर से भी दबे हुए नीचे से भी दबे, बाइक ऑन के। एल्फा लीबे की गोली खाओ कभी, वैसी रहते हैं आरबीसी, अपनी शेप वैसी रहता है उसका, तो चुपचाप ऐसा घूमते रहते हैं। प्लेटलेट्स भी छोटे छोटे होते हैं, सबसे छोटे प्लेटलेट्स ही होते हैं, वो भी चुपचाप घूमते होते हैं। WBC साइज में बड़ा होता है और वो ऐसा नहीं घूमता है, ऐसा घूमता है वो, अमीबॉइड मूवमेंट करता है। कौन सी मूवमेंट करता है? अमीबॉइड मूवमेंट। तो जब इसको जरूरत लगती है ना बाहर आने की, जब इसको जरूरत लगती है बाहर आने की, तो क्या करता है, ये जो सुराख दिख रहा है ना, इस सुराख में से ऐसा पिचक के बाहर निकल गया, ऐसा आया, ऐसा पिचका, ऐसे सुराख में से बाहर निकल गया। ये मूवमेंट को, WBC की इस मूवमेंट को डायपेटिसिस बोलते हैं। क्या बोलते बोल? ये डायपेटिसिस आरबीसी कर पाएंगे क्या? प्लेटलेट्स खाली कौन करेगा? क्यों? ऐसा क्या खास है WBC के पास? दे कैन परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट। अब डायपेटिसिस क्यों जरूरी है, क्यों ये बाहर आता है, वो आगे अभी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। बाकी डायपेटिसिस होता क्या, वो इधर ही मैंने आपको समझा, समझा अच्छे से। वापस से टॉपिक पर आते हैं। ओपन सर्कुलेशन बॉडी कैविटी के थ्रू सर्कुलेशन होगा, क्लोज सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होगा। ओपन सर्कुलेशन ब्लड और टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, यहाँ पर एक्सचेंज डायरेक्ट होता है। कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जरूरत है क्या? यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जरूरत होती है। यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर पे फ्लो करता है, और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर पे, पतली पतली नसों से बह रहा है ना, तो उसमें प्रेशर क्या रहेगा? हाई। यहाँ पर ब्लड के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता, इधर रहता है ना, इधर अच्छा खासा रहता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे क्या? नहीं, पर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपका ओपन सर्कुलेशन खत्म हुआ, यहाँ पर आपका क्लोज सर्कुलेशन। यही है क्लोज सर्कुलेशन। बस देखो क्या दिया क्लोज सर्कुलेशन के बारे में। इन ऑल द वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, हायर मोलस्कस एंड एनिलिड्स, ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। वहां पे क्या लिखा था? ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू बॉडी कैविटी। यहाँ पर क्या लिखा है? ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नसों के जरिए ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। आगे देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेल एंड बॉडी टिश्यू। यहाँ पर ब्लड हमेशा नसों से ही बहता है, कभी भी टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है क्या? नहीं, कभी भी टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। एक ही टाइम रहेगा जब ब्लड टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, अगर वहां की ब्लड वेसल कट गई है। अगर किसी ब्लड वेसल को काट दोगे तो भरभरा के खून पूरा बाहर आएगा और टिश्यू से कांटेक्ट कर लेगा, लेकिन फिर वो कांटेक्ट फायदे वाला नहीं है, वो कांटेक्ट नुकसान वाला है। जितना ज्यादा ब्लड वहां से लॉस होगा, बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर उतना क्या होगा? ड्रॉप होगा। आपको पता है सड़क पर जितने भी हादसे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मौतें होती है वो ब्लड लॉस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ब्लड लॉस की वजह से। चोट की वजह से कम लोग मरते हैं, ज्यादा खून बह जाने की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं। समझ रहे? वो आस पास की पब्लिक देखती, अरे रे ठोक के चले गए, रे कितने बुरे लोग हैं, और चल देते ऐसा रिटर्न, अरे रे करके चल जाते हैं, कोई उनको उठा के हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता। अगर फौरन उसी वक्त उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जहां से ब्लड निकल रहा है, वहां पे कोई कपड़ा वपड़ा रख के ऐसा ब्लड को रोकने की कोशिश की जाए, कपड़ा वपड़ा रख के, हरतकुल देख के हीरो नहीं बनने का, बोले दाग दिए उधर छुरी गर्म करके ऐसा दाग दिया, बोले अब खून नहीं आएगा बाहर, और जो इन्फेक्शन रह गया अंदर उसका क्या, कपड़ा वपड़ा रख के ब्लड को रोका गया, जल्दी से जल्दी उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ब्लड के लॉस को रोक दिया गया, तो उसकी सामने वाले की जान बच सकती है। हाँ, किसी वाइटल ऑर्गन पे इंजरी आई रहेगी तो जगह पे दर्द, जैसे ब्रेन पे इंजरी आ गई फौरन जगह पे, तो सामने वाला मर जाता है कि नहीं। तो किसी वाइटल ऑर्गन पे सडन इंजरी आ गई, बड़ी इंजरी आ गई, तो जगह पे मौत होती है। लेकिन ज्यादातर एक्सीडेंट केसेस में लोग जगह पे नहीं मरते, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मरते हैं। इवन जो ब्लड बुलेट के शॉट्स होते हैं ना, बुलेट के शॉट, उसमें भी 80% लोग हैवी ब्लड लॉस की वजह से मरते हैं, हैवी ब्लड लॉस की वजह से। ऑर्गन फेलियर की वजह से कम लोग मरते हैं, ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं। तो किसी को सीधा जा करके वो बुलेट लग गई दिल के अंदर, दिल में सुराख करते हुए चलेगी, तब तो चांसेस है कि वो मर जाएगा। ब्रेन को आर पार करके चलेगी, तभी भी चांसेस है कि वो मर जाएगा। लेकिन कहीं और जाकर के वो ब्लड जाकर के बुलेट अंदर जाकर के लगी,
वहां से हैवी ब्लड निकलने लगा है, उसको ब्लड को रोक दिया जाए कपड़ा वपड़ा लगा के और नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के चांसेस है। एक्सेसिव ब्लड लॉस मौत का कारण बनता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस होने से ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको उतना प्रेशर नहीं मिलता ना ब्लड का, तो हार्ट में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं उसकी इम्पल्स नहीं बन पाती, तो दिल रुक जाता है। समझे? तो ब्लड लॉस को कभी भी हल्के में ही लेना चाहिए। ब्लड लॉस अगर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो सामने वाले की जान तक ले सकते, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाना है और जो ब्लड जहाँ से आ रहा है इंजरी की जगह पे, वहाँ पे फौरन कुछ कपड़ा वपड़ा रख के उसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। समझे अच्छी से? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है, आगे देखेंगे बेटा सब लोग। Direct contact with cell and body tissue. Exchange of material between blood and body tissue is through an intermediate fluid called lymph. जो भी एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का ब्लड और टिश्यू के बीच में, उसके लिए इंटरमीडिएट में बीच में एक फ्लूइड और लगता है। क्या नाम है उसका? उधर तो उसने लिम्फ लिखा है, पर आपको पता है वो लिम्फ नहीं है। कौन सा फ्लूइड है वो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ज्यादा अच्छी भाषा, क्योंकि लिम्फ तो जब वो टिश्यू कैपिलरी के अंदर आता है तब बनता है ना, जब तक वो कैपिलरी में नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। आगे देखेंगे, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। यहाँ पर ब्लड कैसे बहता है बेटा? हाई प्रेशर से बहता है। एंड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। वही सारी बातें लिखी है। तो यहाँ पर अपना क्या खत्म हुआ बोल? ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन, दोनों का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, डिस्टिंग्विश आएगा कर लेंगे। मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग हेल्प करेंगे मेरे को। यहाँ का पहला मेन पॉइंट क्या है बोल? बोलो। जो सर्कुलेशन हो किसके थ्रू हो रहा है? बॉडी कैविटी के थ्रू हो रहा है। हीमोसील भी बोलते हैं इसको, हाँ वो नाम याद रखो, अंडरलाइन कर लो उसको, ठीक है? बॉडी कैविटी हीमोसील। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन थ्रू बॉडी कैविटी, यहाँ का क्या आएगा पहला पॉइंट? बोल जल्दी। सर्कुलेशन थ्रू ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, खून की नसों का जाल। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पर जो ब्लड और टिश्यू होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना? डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या फिर सेल। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्या? नहीं, नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या फिर सेल्स। समझा? बोलो तीसरा पॉइंट यहाँ पर जल्दी। नहीं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड बोलो। जब ब्लड और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो एक्सचेंज भी कैसे होगा? डायरेक्ट होगा। कोई इंटरमीडिएट फ्लूइड लगेगा क्या? नहीं। तो इधर ध्यान से देख, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ materials between blood and tissue, no intermediate fluid is needed। सही है ना? जो भी एक्सचेंज होना है वो डायरेक्ट होगा, किसी इंटरमीडिएट फ्लूइड की जरूरत है क्या? नहीं। यहां पर क्या लिखेंगे? बोल एक्सचेंज ऑफ material between blood and tissue requires intermediate fluid called, क्या नाम है फ्लूइड का? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर आप चाहे तो लिम्फ भी लिख सकते हो, चलेगा, मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाद में क्या बनने वाला है? लिम्फ बनने वाला है। समझा अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट बताओ जल्दी। ब्लड यहाँ पर कैसे फ्लो करता है? लो प्रेशर से। ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर। यहाँ पे क्या आएगा बोल? ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है,
रेस्पिरेटरी सॉरी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक एग्जांपल दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, हीमोग्लोबिन। एग्जांपल हीमोग्लोबिन, एच बी मतलब कौन, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। यहां पर बोलो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एग्जांपल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। आखिरी पॉइंट बोलो जल्दी, इधर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, इधर सॉरी नहीं है ना, यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा क्या, नहीं। तो ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट, ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। तो जो रेस्पिरेशन में गैसेस इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है क्या, नहीं। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, तो इधर किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड के जरिए। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेस। अब इससे क्या आसान करके दो, आपको अगर क्वेश्चन आया डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, कर लेंगे। कितने पॉइंट दिया मैंने आपको, 6। और फिर वो आखिर में खाने के ऊपर धनिया फेंक के मारते ना, तो इधर पे भी धनिया डाल देते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, धनिया के नाम पे कॉकरोच मारे, कॉकरोच। यहाँ पे मैमल्स, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो चलेगा, मैमल्स। समझा रहे अच्छे से, तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज एंड ओपन सर्कुलेशन। अच्छा, इससे एक फायदा और होता है आपका, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ओपन सर्कुलेशन, तो 7 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, लाइन से लिख दो। एक्सप्लेन क्लोज सर्कुलेशन, उसी को एक्सप्लेन कर दो, ऐसे नहीं लिखने का जैसा मैं लिखा, थोड़ा एक्सप्लेन करने का। ये मैंने शॉर्ट में करके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको लिखा दिया, ये डिस्टिंग्विश भी हो जाता है इधर और एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। समझा अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से सुनो इधर। तो सर इन दोनों में से हमको किसको पढ़ना है, हम लोग किसके बारे में इंटरेस्टेड है, ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में ओपन सर्कुलेशन होता है क्लोज, तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्लोज सर्कुलेशन। और नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो क्लोज सर्कुलेशन होता क्या है वो अभी जस्ट बता दिया मैंने आपको, 1 2 नहीं 6 पॉइंट्स की मदद से मैंने आपको क्लोज सर्कुलेशन समझा दिया कि क्लोज सर्कुलेशन बोलते किसको है। लेकिन बेटा क्लोज सर्कुलेशन जिन एनिमल्स में होता है, क्लोज सर्कुलेशन जिन एनिमल्स में होता है, ये भी 2 टाइप का पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेशन भी एनिमल्स में कितने टाइप का पाया जाता है, 2 टाइप का। एक है सिंगल सर्कुलेशन, एक क्या बेटा बोल, सिंगल सर्कुलेशन, और एक है डबल सर्कुलेशन। अब ये सिंगल सर्कुलेशन क्या है और डबल सर्कुलेशन क्या है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में से ब्लड अपने आप फ्लो करेगा क्या, बीच में कौन लगेगा, हार्ट, जो उसको ब्लड को पंप करता रहे। तो होता क्या है सिंगल सर्कुलेशन के केस में, एक साइकिल कंप्लीट होने में ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर एक ही बार आता है। फिर से साइकिल कंप्लीट, साइकिल किसको बोलते समझता है, जहां से प्रोसेस शुरू हुआ था रिटर्न उधर ही आ जाए, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, एक साइकिल। तो सिंगल सर्कुलेशन के प्रोसेस में एक साइकिल कंप्लीट होने में ब्लड हार्ट से कितनी बार पास होता है, एक बार, इसीलिए उसका नाम क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है मालूम, एक साइकिल कंप्लीट होने में ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार पास होता है। पहले एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते बोल, डबल सर्कुलेशन बोलते। So a circulation in which blood passes through heart only once in one cycle is called single circulation. A circulation in which blood passes through heart twice in one cycle, once as deoxygenated blood and once as oxygenated blood, is called double circulation. समझा अच्छे से। दोनों की एग्जांपल देता हूँ। सिंगल सर्कुलेशन की एग्जांपल होती है मछलियाँ, हुई फिश, जो मछलियाँ होती हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है बोल, सिंगल। और डबल सर्कुलेशन की एग्जांपल्स है हम लोग, ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। हम लोगों में कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल। तो कैसा डबल सर्कुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, कैसा डबल सर्कुलेशन, एक बार ना हमारी बॉडी से पूरा ब्लड हार्ट में जाता है, समझ, बॉडी से पूरा ब्लड कहाँ गया, अच्छा शुरू कहाँ से करो, देखना है बॉडी से, कहाँ से शुरू करो, रिटर्न बॉडी पे आऊंगा तो खत्म होगा एक साइकिल, ध्यान से सुनना। तो एक बार बॉडी से पूरा ब्लड किधर आया, हार्ट में। अच्छा बॉडी से ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजन दे के आ रहा होगा ना बॉडी में, कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजन।
तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आया, हार्ट में। अब हार्ट इस ब्लड को भेजेगी ऑक्सीजन लेने, किधर, लंग्स के पास। तो ये ब्लड हार्ट से निकल के किधर जाता है, लंग्स में। क्या करने, ऑक्सीजन लेने। ऑक्सीजन लेके कैसा बन गया ये, ऑक्सीजनेटेड। और फिर लंग से ब्लड रिटर्न किधर आता है, हार्ट में। अब क्या बन के आया, ऑक्सीजनेटेड। अब क्या बन के आया, ऑक्सीजनेटेड। और फिर हार्ट इस ब्लड को कहां भेजती है, बॉडी के पास। तो बॉडी से शुरू किया, बॉडी पे आया। कितनी बार गया ब्लड हार्ट में, 2 बार। जब बॉडी से हार्ट में गया था तो डीऑक्सीजनेटेड, और जब लंग से रिटर्न हार्ट में आया तो ऑक्सीजनेटेड। तो एक साइकिल में कितनी बार आया, 2 बार। एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन के और एक बार ऑक्सीजनेटेड। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इसकी एग्जांपल है फिश, इसकी एग्जांपल है ह्यूमंस। समझ आ रहा है। पहले तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं, पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर थोड़ा दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। ब्लड passes through heart once, only once in one cycle. ब्लड हार्ट से पास होता है ओनली वंस। वंस मतलब एक बार। कितने साइकिल में, एक साइकिल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ब्लड बोलो, पासेस थ्रू हार्ट कितनी बार, ट्वाइस इन वन साइकिल। वंस एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and then as oxygenated blood। एक साइकिल में ब्लड हार्ट में कितनी बार आता है, 2 बार। एक बार कैसे, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बन के, और एक बार ऑक्सीजनेटेड बन के। तो ये हो गया अपना सिंगल सर्कुलेशन का डेफिनेशन, वो हो गया डबल सर्कुलेशन। अब दोनों को डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोनों में से हम लोग इंटरेस्टेड किसमें है, डबल सर्कुलेशन। वेरी गुड, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड अबाउट ह्यूमन सर्कुलेशन। तो इसमें भी मेन अपना कंसेप्ट क्या है, डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जांपल है फिशेस, मछलियां। अच्छा, फिश रेस्पिरेशन कैसे करती है, गिल्स के थ्रू। वेरी गुड, बताया था मैंने आपको, गिल्स के थ्रू फिश में रेस्पिरेशन होता है ना। गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है फिश को, ठीक है। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। जो फिश होती है ना, उसका हार्ट जो होता है वो 2 चेंबर का होता है। कितने चेंबर का होता है, बोल, 2। तो मछलियों का हार्ट सिर्फ 2 चेंबर का होता है। तो मैं एक मछली का हार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, इसका दिल है, कितने चेंबर का, 2 चेंबर। ये वाले चेंबर को हम लोग बोलेंगे एट्रियम। क्या बोलेंगे, बोल, एट्रियम। और ये वाले चेंबर को हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल। वाले चेंबर को क्या बोलेंगे, बोल, सर उसको एट्रियम, इसको वेंट्रिकल। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, ध्यान से सुन। दिल का वो चेंबर जो बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, क्या बोला मैंने, दिल का वो चेंबर जो बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, उसी चेंबर को एट्रियम बोलते हैं। जो रिसीविंग चेंबर होता है ना, उसको एट्रियम बोलते हैं। और दिल का वो चेंबर जो बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है और चाहता है, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। उसको क्या बोल, एट्रियम जो होता है वो रिसीविंग होता है, और वेंट्रिकल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, हमारे दिल में कितने चेंबर है, 4 चेंबर है, 4 टोटल 4। तो ये जो ऊपर के 2 है ना, ये दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं। इसमें ब्लड हमेशा आता है, इस साइड वाले में बॉडी से आता है, इस साइड वाले में लंग्स से आता है। तो ये दोनों रिसीविंग है, क्या बोलेंगे इनको, एट्रियम। रिसीविंग कौन होते हैं, एट्रियम। और ये जो 2 चेंबर है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये साइड का जो होता है वो लंग्स में भेजता है, और ये साइड का जो होता है वो बॉडी में भेजता है। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या कहलाएंगे, वेंट्रिकल। तो आपने पढ़े होंगे 9th में शायद, मेरे ख्याल से। हार्ट के बारे में कब था, 8 या 9th में था आपको शायद, है कि नहीं। ऊपर के जो 2 चेंबर होते हैं इनको एट्रियम बोलते हैं, उजनुलकल। और नीचे के जो 2 चेंबर होते हैं इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, बतनुलकल। लोअर स्टैंडर्ड में आपको ये था। उस टाइम तुम लोग को दिल ऐसा लगता ही नहीं था, इसीलिए तुमने कभी समझे। उस टाइम तक तुमको लगता था दिल ऐसा कुछ होता है। अगर उसी टाइम तुमको पता होता कि नहीं नहीं दिल ऐसा होता है, तो फिर तुमको समझ में आता जब, है कि नहीं। तो ये बात दिमाग में बिठा लो बेटा, जो चेंबर ब्लड को रिसीव करता है, क्या नाम है उसका, एट्रियम। जो चेंबर ब्लड को रिसीव करेगा, एट्रियम। और जो चेंबर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेंट्रिकल। लिख दूं क्या इधर, लिख दो इधर, भूलना नहीं इसको। जो रिसीविंग चेंबर रहेगा, ध्यान से सुन रहे,
जो रिसीविंग चेंबर रहेगा वो एट्रियम, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर रहेगा, बात नहीं, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। हमें को एक बात बता, दिल के अंदर जो खून आ रहा है अपने आप उड़ के आएगा क्या? किसके थ्रू आएगा? नस के थ्रू आएगा, ब्लड वेसल के थ्रू आएगा। तो इस एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है, ध्यान से सुना, इस एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो भी किसी ना किसी नस के थ्रू आएगा, और वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो भी किसी ना किसी नस के थ्रू निकलेगा। तो एट्रियम में ब्लड किसी ना किसी नस के जरिए ही आ रहा है, ठीक है, और वेंट्रिकल से भी ब्लड किसी ना किसी नस के थ्रू ही जा रहा है। तो वो ब्लड वेसल जो वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाती है उसको आर्टरी बोलते हैं, उससे कहते हैं आर्टरी। और वो ब्लड वेसल जो एट्रियम में खून लेके आती है उसको वेन बोलते हैं। ये आर्टरी और वेन की डेफिनेशन। हमने आर्टरी और वेन की क्या डेफिनेशन याद रखी? ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करने आर्टरी, डीऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रहा है तो वेन। ये डेफिनेशन नहीं है, आर्टरी और वेन की ये डेफिनेशन नहीं, शरीयान और वरीद की ये डेफिनेशन नहीं। आर्टरी हमेशा हम लोग उस नस को बोलते हैं जो ब्लड को दिल से लेकर के जाए, और वेन किसको बोलते हैं? जो ब्लड को दिल में लेकर के आए। अब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर खून को दिल से लेकर के जा रही है तो आर्टरी, और खून को दिल में लेकर आ रही है तो वेन। ये भी लिख देता हूं इधर। आर्टरी किसको बोलेंगे? बोल, आर्टरी किसको बोलेंगे? ये ब्लड को हार्ट में से लेकर जाएगी, ठीक है। और वेन किसको बोलेंगे? बोल, वेन किसको बोलेंगे? बोल, ये ब्लड को हार्ट में लेकर आएगी। तो दिल से खून ले जाने वाली आर्टरी और दिल में खून ले आने वाली वेन। याद रखेंगे इसको। आज तक दिल के बारे में बहुत कुछ याद रखा आपने। दिल है कि मानता नहीं है कि नहीं, दिल दे दिया है जा तुझे देंगे, मेरा दिल भी कितना पागल है। अभी ये याद रखो, अभी ये याद रखो, दिल से खून ले जाने वाली आर्टरी और दिल में खून ले आने वाली वेन। अब ये नस को देख, ये वेंट्रिकल से क्या करेगी? खून को लेके जाएगी ना, तो क्या है? आर्टरी है, और ये खून को लेके दिल में आ रही है, वेन। सो दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन। ठीक है। तो ये जो वेन आ रही होती है ना बेटा, ये बॉडी के पास से आ रही होती है। कहां से आ रही होती है? देख, आपको पता होगा कि ये जो आर्टरी है ये आगे जाके कैपिलरी बनेगी। तो देख इधर ये कैपिलरी बन गई, ये एक बार और कैपिलरी बनती है, दो बार कैपिलरी बनती है। कितनी बार? और फिर ऐसा वेन। फर्स्ट टाइम जब ये कैपिलरी बनती है ना तो गिल्स के पास बनती है। किधर बनती है? बोल, गिल्स के पास, ये गिल्स वाला हिस्सा है। और सेकेंड टाइम जब ये कैपिलरी बनती है तो टिश्यूज के पास, टिश्यू सेल। अब होता क्या, जरा ध्यान से देखना, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है बेटा? किसके पास से आ रहा है? देख, टिश्यू के पास से आ रहा है। क्या करके आ रहा होगा? ऑक्सीजन दे के आ रहा होगा। क्या करके आ रहा होगा? ऑक्सीजन दे के। तो कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। ऑक्सीजन दे के आ रहा है ना, तो खुद कैसा ब्लड है वो? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये टिश्यू से होता हुआ वेन के थ्रू किस में आता है? एटीएम। फिर एटीएम से किस में जाएगा? वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू निकल के किधर पहुंचता है? देखिए, गिल्स के पास। और मछलियां गिल्स से क्या करती है? सांस लेती है, ऑक्सीजन अंदर लेती है। गिल से क्या एब्जॉर्ब करती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से इनको पानी में से क्या मिलने वाला है? बोल, बोलना क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन। तो जैसे ही इस ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया, अब ये ब्लड कैसा ब्लड बन चुका है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड बन गया? बोल, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सारे टिश्यू के पास जाएगा। क्या करने जाएगा? ऑक्सीजन देने। क्या करने जाएगा? ऑक्सीजन देने। तो फिर ये खुद वापस से क्या बन गया? डीऑक्सीजन। अब रिटर्न हार्ट के पास, हार्ट से गिल्स, ऑक्सीजन लिया, बॉडी डीऑक्सीजनेटेड बना, हार्ट। तो मुझे बताना, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो ब्लड है वो दिल में कितनी बार आया? एक ही बार आया। तो कौन सा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। अच्छा, एक ही बार आया ना? कौन सा ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? हार्ट में जब ब्लड आया क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। मछली के हार्ट में आपको कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा क्या? नहीं। मछली के हार्ट में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड।
वेन्स के थ्रू आने वाला, इसीलिए मछलियों के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? वीनस हार्ट। क्यों बोलते हैं मछली के हार्ट को वीनस हार्ट? क्योंकि इसमें हमेशा हमेशा कैसा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजन, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, इसलिए उसका ब्लड क्या कहलाता है, उसका हार्ट क्या कहलाता है बेटा बोल? वीनस हार्ट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल इन डिटेल सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन को एग्जांपल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो पहले बताओ सिंगल सर्कुलेशन होता क्या, फिर मछली की एग्जांपल उठाओ, ये डायग्राम बनाओ, इसी को एक्सप्लेन कर दो, खत्म। समझा रे? समझा? किधर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में? देखो सब लोग, ये टेक्स्ट बुक में आएंगे, पेज नंबर 163, सिंगल सर्कुलेशन हेडिंग मिली, वहां पे पूरा देखो, ऊपर सिंगल सर्कुलेशन समझाया और नीचे सेम डायग्राम बनाया जो मैंने आपको बना के दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ, वीनस हार्ट के बारे में बता रहे हो। देख मैं पढ़ रहा हूं, अंडरलाइन करना। सिंस द हार्ट ऑफ फिश कैरीज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वीनस हार्ट। मिला रे? एक क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क्स का। व्हाई डज हार्ट ऑफ अ फिश इज कॉल्ड वीनस हार्ट? फिश के हार्ट को वीनस हार्ट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बता? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है, इसलिए उसको वीनस हार्ट कहते हैं। समझा अच्छे से? तो यहाँ पे अपना सिंगल सर्कुलेशन खत्म हो गया। अभी किसकी बारी बेटा? डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ब्लड जो है वो हार्ट में कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। एक बार कैसे? एक बार कैसे? एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के। तो जरा इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है आपको भी पता है, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो हम लोग मैमल्स लिख लेते हैं, अपना खुद का ग्रुप है। तो अयूब सर, हाँ एग्जांपल में लिखो अयूब सर चलेगा। इवन आई एम अ मैमल, डू आई लुक लाइक अ रेप्टाइल और व्हाट? दुम दिन दिख रही क्या मेरी? है क्या आफिया? नहीं ना? मैमल्स लिख सकते हो, ह्यूमंस लिख सकते हो, लेकिन मैमल्स में सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते, ये बात याद रखना, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं जितने भी, उनका जो हार्ट होता है उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4। तो एक रफ ब्लॉक डायग्राम बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, रफ ब्लॉक डायग्राम। असल डायग्राम बना रहे हो क्या? नहीं। तो यूजुअली डबल सर्कुलेशन जिन एनिमल्स में होता है, उन एनिमल का जो हार्ट होता है कितने चेंबर का होता है? वो 4 चेंबर का। तो ये मैंने बना दिया उनका हार्ट। कितनी चेंबर वाला? 4 चेंबर वाला। ऊपर के 2 चेंबर रिसीविंग है, तो रिसीविंग चेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रियम। तो ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है। समझ आ रहा है? एक है तो एट्रियम, एक से ज्यादा है तो आर्ट्रिया। क्या? आर्ट्रिया। अच्छा, एट्रियम के लिए एक वर्ड और यूज होता है, कोई कोई टेक्स्ट बुक में आपको ये भी वर्ड मिलेगा, ऑरिकल। क्या? ऑरिकल। तो कुछ और नहीं समझने का, ऑरिकल का भी मतलब क्या होता है? एट्रियम। दोनों वर्ड यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन यही वर्ड है, एट्रियम। आपको ज्यादा कॉमन यही मिलेगा। तो इधर ध्यान से देख, ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, तो मैं शॉर्ट में इधर लिखता हूँ ए। रिसीविंग चेंबर कौन से होते हैं? वेंट्रिकल है, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल क्या होता है? बोले हार्ट में वर्टिकल नाम का चेंबर पाया जाता है। कौन पढ़ाया? अयूब सर। तो बोले फिर तो हॉरिजॉन्टल चेंबर भी होता होगा। हार्ट बना रहे हो, क्रॉस बना रहे हो। नीचे के 2 चेंबर क्या कहलाते? बोल, वेंट्रिकल। वर्टिकल नहीं, वेंट्रिकल, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर होते हैं। तो इधर भी मैं वी लिख देता हूँ, इधर भी मैं वी लिख देता हूँ। अच्छा, ये दिल को सामने से बना रहा हूं मैं, कहां से? तो मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाते वक्त बताया था, जब भी किसी ऑर्गन का फ्रंट व्यू बनाते हैं तो आपके राइट पे ऑर्गन का लेफ्ट रहेगा और आपके लेफ्ट पे ऑर्गन का राइट। तो ये हमारा राइट है ना, तो ये ऑर्गन का क्या है? लेफ्ट। तो ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमारे लेफ्ट पर ऑर्गन का क्या रहेगा? राइट। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनको शॉर्ट में RA, LA, RV, LV बोलते हैं। आप हार्ट का कोई भी टेस्ट कराओगे कार्डियोलॉजी के अंदर, जैसे 2D को हो गया, ECG हो गया, वगैरह वगैरह, तो उसमें ये 4 वर्ड आपको यूज होते हुए दिखेंगे, RA, RV, LA, LV। ये सबका मतलब क्या होता है समझा ना? जहां भी RA लिखा हुआ है उसका मतलब राइट एट्रियम, जहां भी LA लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अच्छा, एट्रियम से जो नस निकल रही, एट्रियम में जो नस है वो ब्लड को लेके आ रही होगी,
अभी समझा था ना, एट्रियम जो होता है वो रिसीविंग होता है, रिसीविंग। तो इसमें ब्लड आ रहा होगा ना, तो नस के जरिए आ रहा होगा, तो वो नस जो ब्लड को लेकर के आती क्या कहलाती है? वेन। क्या कहलाती है? बोल, वेन। तो एट्रियम में जो नसें खुलती है उनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल, वेन्स। अब एट्रियम में दो जगह से नस आती है, क्योंकि एट्रियम भी दो है ना। कितना एट्रियम है? दो। तो यहाँ पे दो जगह से नस आती है। सर कौन सी दो जगह? लंग्स और बॉडी। पूरी बॉडी एक तरफ, लंग्स एक तरफ। ऐसा क्या खास है लंग्स में? ऑक्सीजन, अंबानी है वो ऑक्सीजन के मामले में, पूरा ऑक्सीजन उधर ही आ रहा है। बॉडी के पास ब्लड जाता है ऑक्सीजन देने के लिए, और लंग्स के पास जाता है लेने के लिए। समझा रहे? तो लंग्स एक तरफ, पूरी बॉडी एक तरफ। तो इधर देख, इधर देख, दीज आर लंग्स। ठीक है बेटा, लंग्स। फेफड़े, ठीक है। एंड दिस इज बॉडी। व्हाट इज दिस? बॉडी, या फिर आप बॉडी टिश्यू भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप? टिश्यू लिख सकते हो। बॉडी के जितने भी टिश्यूज है, सेल है। लेकिन जब यहां पर मैं बॉडी लिख रहा हूं तो इसमें एक चीज अलग करो। कौन सी एक चीज? लंग्स। इसमें लंग्स इंक्लूडेड है क्या? नहीं। तो दो एट्रियम है, दोनों एट्रियम में खून आएगा, क्योंकि एट्रियम कौन से चेंबर होते हैं? रिसीविंग। तो दो दो एट्रियम क्यों है? क्योंकि दोनों एट्रियम में दो अलग अलग जगह से खून है। एक एट्रियम में खून लंग्स के थ्रू आएगा, और एक एट्रियम में खून बॉडी से आएगा, बॉडी टिश्यू से आएगा। समझ आ रहा है? तो सर कौन से एट्रियम में कहां से आता है? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बॉडी टिश्यू से जो ब्लड आता है वो हमेशा राइट एट्रियम में आता है। कहां आता है? राइट एट्रियम में। और लंग्स से जो ब्लड आता है वो हमेशा लेफ्ट एट्रियम में आता है। सर आपको कैसे मालूम? इसको याद रखने का एक तरीका है। तुम्हारा जो हार्ट है ना, उसका जो राइट साइड है, राइट साइड, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमेशा, ऑलवेज। राइट साइड पर हमेशा क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या रहेगा? ऑक्सीजनेटेड। सर अंदर थोड़ा गोची नहीं हो सकता? नहीं नहीं, पानी और नींबू पानी बना रहेगा मिला के? नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, दोनों मिक्स कभी नहीं होता है। तो हार्ट के कौन से साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? राइट साइड। राइट रे, राइट साइड पर कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड। इसको भी लिख देता हूं इधर। तो अगर ये आपका दिल है, अगर है नहीं वो आप भी जानते हो, अगर ये आपका दिल है, ये इसका राइट साइड है, कौन सा साइड है? और ये इसका लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड पर हमेशा कौन सा खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला। और लेफ्ट साइड पर हमेशा कौन सा होता है? बोल, ऑक्सीजनेटेड, हमेशा ऑक्सीजनेटेड। याद रखेंगे इसको। तो आप देख, अब आप खुद बताओगे मेरे को, इधर ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया? दोनों एट्रियम में खून आता है। कहाँ कहाँ से आता है? लंग से आता है और बॉडी से आता है। लंग्स से जो खून जा रहा होगा ऑक्सीजन वाला होगा या बिना ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन वाला लंग से आ रहा है यार, वो ऑक्सीजन वाला है। ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कौन से साइड पर होता है? लेफ्ट। तो किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। किधर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। बॉडी से जो ब्लड आ रहा है क्या दे के आ रहा होगा? ऑक्सीजन दे के आ रहा होगा। खुद कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन से साइड आएगा? राइट एट्रियम। तो यहां से जो ब्लड होता है, ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, और यहां से जो ब्लड होता है, ये ब्लड किधर आता है? बोल, राइट एट्रियम में। तो समझा नहीं? ये सब वो चीजें हैं, ये सब वो चीजें हैं। भाई लोग 3-3 साल नीट के लिए पढ़ते हैं, भाई लोग, बहन लोग, लेकिन इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कौन से साइड क्या आता है, कौन से साइड क्या जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, आपको कभी इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होने वाली। बेसिक बातें जिसको याद है उसमें, उसको हार्ट के चेंबर में, ब्लड वेसल्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या है बेसिक बातें? रिसीविंग चेंबर एट्रियम, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर वेंट्रिकल। जो नस खून लेके आएगी एट्रियम में, आर्टरी, और जो नस खून लेके जाएगी, वेन। उल्टा बोल दिया, सॉरी। जो लेकर के आएगी वो वेन, और जो लेकर के जाएगी वो आर्टरी। राइट साइड पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड पर हमेशा, ये सब याद है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देख, दोनों लंग्स और बॉडी से ब्लड आ रहा है तो किस में आएगा? एट्रियम में। अब कोई गधा है जिसने लंग से वेंट्रिकल में एरो दिखा दिया। वेंट्रिकल में खून आता थोड़ा ना है, वेंट्रिकल से खून जाता है, आएगा हमेशा किसमें? एट्रियम। अब किसके थ्रू आएगा? नस के थ्रू। आने वाली नस कौन सी होती है? देख, ब्लड लेके आने वाली नस कौन सी होती है? वेन। तो ये भी किसी ना किसी वेन के थ्रू आ रहा होगा, ये भी किसी ना किसी वेन के थ्रू आ रहा होगा। पहले इसकी बात करते, पहले इसकी बात करते। यहाँ पर जो वेन है वो ब्लड को कहाँ से लेकर आ रही है? लंग्स से लेकर के आ रही। कहाँ से लेकर आ रही है? लंग्स के लिए। तो लंग्स के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी। याद है? पल्मोनरी कैपेसिटीज पढ़ाया था ना,
जैसे कि भूल गए, लंग्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पल्मोनरी। तो यहाँ से जो वेन है वो लंग्स से ब्लड लेकर के आ रही है, इसीलिए इस वाली वेन को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इस वाली वेन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते बोल, पल्मोनरी वेन, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो फिर से आपके लंग्स से, ध्यान से सुनना बेटा, अभी हार्ट चालू भी नहीं किया लेकिन पूरा समझा दे रहा हूं आपको। आपके लंग्स से कौन सा खून जा रहा है, खून कौन सा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान दो फिर आंसर दो, कुछ भी फेंक के मार रहे खाली। खून कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, कौन सी नस के जरिए, पल्मोनरी वेन, कहां पर, लेफ्ट एट्रियम। क्लियर क्लियर। लंग्स से कौन सा खून जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, कौन सी नस के जरिए, पल्मोनरी वेन, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। समझा। अभी बॉडी की बात करते हैं। तो भाई बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, किसमें जा रहा है बोल, राइट एट्रियम में। तो अच्छा, जो नस खून को लेके आती है वो वेन होती है। तो ये जो वेन है जो बॉडी से ब्लड को लेके जा रही है हार्ट में, ये हमारे बॉडी की सबसे मोटी और सबसे बड़ी वेन्स होती है, इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा नाम दिया गया। इनको हम लोग नाम देते हैं वीना कावा। क्या नाम देते बोल, वीना कावा। उर्दू वाले इसको पढ़े होंगे वरीद आजम। क्या पढ़े रहेंगे, वरीद आजम। आजम बोले तो सबसे। तो बॉडी से जो वेन्स आती है ना हार्ट की तरफ, तो जब ये हार्ट में खुलती है ना, वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स होती है। क्या नाम दिया गया हमने, क्या नाम दिया हमने इनको, वीना कावा। क्या नाम देते बोल, वीना कावा। वीना कावा दो होती है, दो। ऊपर की बॉडी से जो वीना कावा आती है उसको सुपीरियर वीना कावा बोलते हैं, और नीचे की बॉडी से जो वीना कावा आती है उसको इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं। और ये दोनों वीना कावा आकर के खुलते किधर, देख, राइट एट्रियम, ऊपर वाला नीचे, दोनों राइट एट्रियम ऊपर। समझ अच्छे से। तो फिर से कहां से आ रहा है ब्लड, बॉडी टिश्यू से। कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सी नस के जरिए, वीना कावा, कहां पर, वेरी गुड। तो ब्लड किधर आ चुका है, देख सर, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में और डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम। अब ये टाइम पर क्या होता है, अपने जो एट्रियम रहते हैं ना, एट्रियम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबते हैं, तो इसका ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, बोल नीचे। तो ध्यान से देख, राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर आएगा, राइट वेंट्रिकल पे, और लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब खून किधर भर चुका है, वेंट्रिकल में। ये टाइम पे क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अपना दिल ऐसा नहीं धड़कता है पूरा एक साथ अंदर, पूरा एक साथ बाहर, पूरा एक साथ अंदर, पूरा एक साथ, ऐसा नहीं धड़कता है। हम लोग बोले दिल कैसा धड़क रहा है, ऐसा धड़कता है नहीं। अगर ये आपका दिल है, तो ऊपर के चेंबर एट्रियम, ये नीचे के चेंबर वेंट्रिकल, ये पूरा दिल, तो दिल कैसा धड़कता है, ऐसा धड़कता है। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पूरा हार्ट रिलैक्स होता है। दिस इज हाउ योर हार्ट बीट्स। तो कभी भी रियल डायग्राम देखोगे ना हार्ट के बीट का, रियल एनिमेशन देखोगे, तो दिल आपको ऐसा धड़कता नहीं दिखेगा, खाली बॉलीवुड में दिल ऐसा धड़कता है, धक धक धक, या तो व्हाट्सएप पे ऐसा ऊपर अंदर बाहर, अंदर बाहर। रियल हार्ट कैसा बीट करता है बेटा, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर पूरा हार्ट क्या जाता है, रिलैक्स। एंड दिस कीप ऑन गोइंग फ्रॉम द डे यू आर मेड, फ्रॉम द डे यू आर मेड। मैं ये नहीं बोल रहा फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न, बॉर्न बोला क्या मैंने, फ्रॉम द डे यू आर मेड। जब आप अपनी माँ के पेट के अंदर, मदर्स वूम में बन के तैयार हुए थे, हार्ट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन होता है जो बन के तैयार होता है, हार्ट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन होता है जो बन के तैयार होता है। और उस वक्त का हार्ट काफी छोटा होता है, काम अभी से ज्यादा करता है। अभी तुम्हारा दिल कितना धड़कता है, एक मिनट में ज्यादा ज्यादा 70, 72, 75 बार। उस टाइम पे एक मिनट में 150, 160, 180 बार धड़कता है दिल, पट 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 पट, पूरी बॉडी में खून बहलाने का उसको, बहुत फास्ट काम करता है वो। उस दिन से लेकर जिस दिन तक तुम्हारा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं हो रहा है, उस दिन तक कंटिन्यू दिस कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग। बना के दिखाओ ऐसी कोई मशीन जो इतना लंबा काम करे। ये इंसानों की बस की बात है क्या, उसके बस की बात, समझे। एट्रियम वेंट्रिकल रिलैक्स, इधर एक एट्रियम रिलैक्स हुए, ब्लड किधर आया, नीचे, सॉरी एटीएम कॉन्ट्रैक्ट हुए, इधर देख, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड किधर आया, नीचे। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड ऊपर जाता है। अच्छा, वेंट्रिकल से जो नस रहेगी वो ले जाने वाली नस रहेगी, ले जाने वाली नस को हम लोग क्या बोलते हैं, देख, ले जाने वाली नस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी। तो वेंट्रिकल से जो नसें निकलती है वो ले जाने वाली। अब कहाँ लेके जाएगी, पहले आप लोग मुझे वो बताओ, यहाँ ध्यान से दिखना। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बॉडी से। बॉडी से कैसा ब्लड आ रहा होगा,
डीऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल में गया, यहाँ से किधर जाएगा, रिटर्न बॉडी में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में भेज के क्या करोगे, धोखा बॉडी के साथ। डीऑक्सीजनेट ब्लड है ना, इसको ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ब्लड निकल के किधर जाता है, यहाँ से ब्लड निकल के किधर जाता है बोल, लंग्स में। अच्छा इसमें कौन सा ब्लड आया, देख लंग्स से आया ना, तो ऑक्सीजनेटेड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा, लंग्स के पास। कोई गधा ही होगा जो अंबानी को डोनेशन देने जाएगा, है कि नहीं, ये किधर जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास ऑक्सीजन देने के लिए। तो यहाँ से ब्लड निकल के लंग्स के पास जाता है, यहाँ से ब्लड निकल के बॉडी टिश्यू के पास जाता है। अब कौन सी नस के थ्रू जाता है वो अपने को याद रखना है, कौन सी नस के थ्रू जाता है वो अपने को याद रखना है। तो बेटा ये दोनों नस ब्लड को लेके जा रही है ना, हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो लेके जाने वाली नस क्या कहलाती है, आर्टरी। क्या कहलाती है बोल, आर्टरी। तो ये वाली आर्टरी किधर लेके जा रही है, लंग्स के पास। लंग्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, पल्मनरी, तो इसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। क्या नाम है बोल, पल्मनरी आर्टरी। तो लंग्स से ब्लड को आर्टरियम में लेके आने वाली पल्मनरी वेन, वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में लेके जाने वाली पल्मनरी आर्टरी। अच्छा ये वाली जो आर्टरी है वो बॉडी की तरफ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, बॉडी की तरफ। ये हमारी बॉडी की सबसे मोटी आर्टरी होती है। जैसे सबसे मोटी वेन को हमने स्पेशल नाम दिया वेना कावा, इसी तरह सबसे मोटी आर्टरी को भी हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, एओर्टा। क्या नाम देते बोल, एओर्टा। ये आर्टरी है असल में, और कुछ नहीं है, ये क्या, ये आर्टरी ही है, समझ अच्छे से। लेकिन एक स्पेशल नाम दिया हमने उसको, क्या, एओर्टा। ये वेन ही है और एक स्पेशल नाम दिया हमने उसको, क्या, वेना। दिस कंप्लीट्स योर एंटायर डबल सर्कुलेशन। नाउ लेट अस कंप्लीट इट। किसी एक पॉइंट से चालू करते हैं, किसी एक पॉइंट से चालू करते हैं, बॉडी से स्टार्ट करते हैं। रिटर्न इधर आऊंगा तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा। देखना कैसा कंप्लीट हो रहा है। मैं बॉडी में था, मैं ब्लड हुआ, इधर था मैं बॉडी में, क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, खुद क्या बन गया, डीऑक्सीजन। किसमें गया, वीना कावा, वीना कावा से राइट एट्रियम आया पहली बार दिन में, देख। और कैसे आया हूँ, डीऑक्सीजन। राइट एट्रियम से किधर गया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से किधर, पल्मनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में। लंग्स से क्या मिल गया मेरे को, ऑक्सीजन। आप कैसा ब्लड बन चुका मैं, ऑक्सीजनेटेड। पल्मनरी वेन के थ्रू किधर आया मैं, लेफ्ट एट्रियम में, फिर से आया हार्ट में, और अब क्या बन के आया, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए बॉडी, जहां से चला था वहां आ गया। कितनी बार गया दिल में, 2 बार, एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन के, एक बार ऑक्सीजन। कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन बोल। और सिर्फ ये इतने पे ध्यान दे, सिर्फ ये इतने पे ध्यान दे, सिर्फ ये इतने पे ध्यान दे, मतलब लंग्स और हार्ट के बीच में, लंग्स और हार्ट के बीच में। देखना लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर आ रहा है, लंग्स में। तो जो लंग्स और हार्ट के बीच में ब्लड का लेन देन है ना, इसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं बोल, पल्मनरी सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन किसके किसके बीच में होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में। इसके बीच में लंग्स और हार्ट, डबल एरो बनाया देख, लंग्स से ब्लड हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा। इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, पल्मनरी सर्कुलेशन। इसको याद कैसे रखते हैं वो भी बताता हूं, देख। पल्मनरी सर्कुलेशन, इसको याद कैसे रखते हैं, देख। पल्मनरी सर्कुलेशन में शुरुआत करने का राइट वेंट्रिकल से, किधर से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू बाहर निकला, देख, जल्दी बोल, सुबह पनवेल जाना है, पल्मनरी आर्टरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी, यहां से फिर लंग्स से, और फिर पल्मनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल हार्ट का हिस्सा है, लेफ्ट एट्रियम हार्ट का हिस्सा है। हार्ट से निकले, लंग्स में गए, रिटर्न हार्ट में आए, तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ ना, हार्ट से लंग्स, रिटर्न हार्ट। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते थे, पल्मनरी सर्कुलेशन। तो अगर आपसे कोई पल्मनरी सर्कुलेशन पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर आपसे कोई पल्मनरी सर्कुलेशन पूछे तो याद होना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, लंग्स के पास जाएगा और फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मनरी सर्कुलेशन। डिफाइन पल्मनरी सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट इज कॉल्ड पल्मनरी सर्कुलेशन। फिर से बोलूं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन lungs and heart is called pulmonary circulation. Define and explain. अब explain कर इसको. The blood from the right ventricle comes out
through pulmonary artery and goes to the lungs, gets oxygenated, and through pulmonary vein it comes inside the left ventricle. This circulation is called pulmonary circulation. उंगली देख, मेरी उंगली देख, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मनरी सर्कुलेशन। किसके किसके बीच में हुआ है? बोल, लंग्स और हार्ट के बीच में। अब दूसरा किसके किसके बीच में होगा? हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, सिस्टमैटिक बोल रहा हूँ, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। किसके किसके बीच में हो रहा है? ये बॉडी और हार्ट के बीच में। अब ये कहां से कहां तक हो रहा है? देखो, उंगली देखो मेरी, ये कहां से कहां तक हो रहा है? देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड बाहर निकला एओर्टा से, कहां गया? बॉडी, बॉडी से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम, तो हार्ट से निकला, बॉडी के पास गया, रिटर्न हार्ट में आ गया, हार्ट से निकला, बॉडी के पास गया, रिटर्न हार्ट में आ गया। ये पूरा सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सिस्टमिक सर्कुलेशन का फ्लो डायग्राम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे लिखेंगे? बोल जल्दी जल्दी बोल। कहां से निकला? लेफ्ट वेंट्रिकल, किधर गया? एओर्टा, वहां से किधर पहुंचा? बॉडी टिश्यू, उधर से कहां गया? वीना कावा, किस में आया? तो हार्ट से चला, हार्ट में आया, बीच में किससे होते हुए आया? बॉडी टिश्यू से। कौन सा सर्कुलेशन है ये? सिस्टमिक सर्कुलेशन। If I tell you define systemic circulation, कैसे डिफाइन करोगे? The circulation of blood, ध्यान से सुन, circulation of blood between heart and body tissue is called systemic circulation. Explain करने बोले तो, the blood comes out from left ventricle through aorta and goes to the body tissue. Here it get deoxygenated and through vena cava it comes back to right atrium. This is systemic circulation. तो ये pulmonary circulation है और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो दो दो सर्कुलेशन है ना, पल्मोनरी सिस्टमिक, दो दो सर्कुलेशन है, इसीलिए नाम क्या है? समझा अच्छे से? तो मैंने आपको सिंगल और ओपन और क्लोज सर्कुलेशन समझा दिया, सिंगल और डबल सर्कुलेशन समझा अच्छे से? पूरा किधर लिखा हुआ है देखो, ये डबल सर्कुलेशन हेडिंग मिली, उसमें देख आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन मिला, फिर नीचे देख यहाँ पे कहीं लिखा रहेगा देख सिस्टमिक सर्कुलेशन, और उसके बाद ये वाला सेम डायग्राम वहां पे आपको मिल जाएगा। मिल गया बेटा सबको? मिल गया। अभी नेक्स्ट हेडिंग क्या है देख, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब यहाँ से हम लोग डिटेल में किसको स्टार्ट करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। उससे पहले इसको देख लो। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, इधर सुन, इंसानों में ना इन दो के अलावा एक सर्कुलेशन और होता है, इन दो के अलावा एक सर्कुलेशन और होता है। कौन से दो? कौन से दो? पल्मोनरी और सिस्टमिक। पल्मोनरी में क्या होता है बोल, शॉर्ट में बताओ होता क्या है? ब्लड जो है वो हार्ट और लंग्स के बीच में एक्सचेंज होता है। हार्ट से ब्लड लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड बन के, और ऑक्सीजनेटेड बन के लंग्स से हार्ट में आएगा। ये कौन सा था? पल्मोनरी। सिस्टमिक, हार्ट से बॉडी, हार्ट से ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन के बॉडी में जाएगा, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड बन के हार्ट में। एक तीसरा भी होता है इंसानों में, मालूम? उसका नाम सुनो ध्यान से, कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या? हाँ, कोरोना से, कोरोनरी। क्या रे बोल? ये किधर होता है? अपना हार्ट भी तो एक ऑर्गन है ना। अरे सुंदर, ये ज्यादा जरूरी है। अपना हार्ट भी क्या, एक ऑर्गन है। ऑर्गन है तो किससे बना रहेगा? टिश्यू से। टिश्यू है तो किससे बना रहेगा? सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। वो कौन पहुंचाता है? ब्लड। वो कौन पहुंचाता है बोल? ब्लड। तो जो हार्ट है उसकी जो वॉल है, उसकी वॉल में जो सेल्स है उसको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसको खुद को भी क्या चाहिए? हार्ट, ब्लड, सॉरी, उसको खुद को भी क्या चाहिए? ब्लड। तो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, लंग्स को ब्लड दे रहा है, अपने आप को खुद को भी क्या दे रहा है? ब्लड दे रहा है। और हार्ट के अंदर ही तो ब्लड भरा हुआ है, उसको क्या जरूरत देने की? अभी तो हार्ट के अंदर जो खाली जगह है उसमें ब्लड भरा है ना, पर सेल्स किधर है? उसकी वॉल में। सेल्स किधर है? उसकी वॉल में। तो हार्ट की वॉल ऐसी नहीं कापूस उसकी तरह बोले खून को एब्जॉर्ब कर ली ऐसा नहीं है। तो जो दिल से खून निकलता है ना बेटा, वो पूरी बॉडी में तो जा ही रहा है, और कहाँ जा रहा है?
दिल की वॉल में भी जा रहा है, हार्ट की वॉल में भी जा रहा है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, कहां जाता है? बॉडी के पास। लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा एक और जगह जाता है, एक ब्रांच इधर और बना सकता हूं मैं चाहूं तो। एक कैसे? एक ब्रांच इधर और बना सकता हूं मैं चाहूं तो। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला है, ध्यान से देखा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला है उसका थोड़ा सा हिस्सा किधर जाता है? हार्ट की वॉल पे। किधर? अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकलता है? ऑक्सीजन। इसका ज्यादातर हिस्सा बॉडी में गया है और थोड़ा बहुत हिस्सा किधर गया है? हार्ट की वॉल पे। अच्छा, ये कौन सी नस है जो खून को हार्ट से लेके जा रही है? भले से हार्ट के ही पास जा रही है और हार्ट से लेके जा रही है ना, लेके जाने वाली कौन सी होती है? आर्टरी। लेके जाने वाली कौन सी होती है? आर्टरी। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि ये जो एओर्टा निकलता है ना, एओर्टा, इसी एओर्टा में से एक छोटी सी ब्रांच और निकल जाती है, क्या कहलाती है वो? कोरोनरी आर्टरी। किसमें फैल जाती है? हार्ट की वॉल पे। क्या करनी? उसको ब्लड पहुंचाने के लिए। ब्लड पहुंचा वहां पे, हार्ट की वॉल में जितने भी सेल है उन्होंने क्या कर लिया? ऑक्सीजन ले लिया। अब ये ब्लड कैसा बन गया? डी ऑक्सीजन। अब ये ब्लड कैसा बन गया? डी ऑक्सीजन। इसको रिटर्न हार्ट में पहुंचाना पड़ेगा। तो जब बॉडी टिश्यू से सारे, ध्यान से सुन, जब बॉडी टिश्यू से सारा का सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा होगा ना, तभी यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। किधर आता है बोल? राइट एट्रियम में आता है। अच्छा, ये वाली नस देख, हार्ट में आ रही है, हार्ट में आने वाली नस वेन, तो इस नस को बोलते हैं कोरोनरी वेन। ये नस कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी। ये नस कौन सी है? कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी आर्टरी के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की वॉल में हार्ट के सेल्स तक पहुंचाया जाता है और कोरोनरी वेन के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की वॉल से कलेक्ट करके रिटर्न किस में भेज दिया जाता है? राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कहां से कहां तक हुआ देख, हार्ट से हार्ट की वॉल और फिर हार्ट की वॉल से रिटर्न हार्ट। देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट की वॉल और हार्ट की वॉल से रिटर्न राइट एट्रियम, यानी हार्ट से हार्ट की वॉल और रिटर्न हार्ट। इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते बोल? अब ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है लेकिन होना चाहिए, एनसीईआरटी में मिलेगी आपको ये चीज, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहाँ लिखो, कहाँ लिखो, कहाँ लिखो, कहाँ लिखो, ऊपर लिखना। वेरी गुड। कोरोनरी सर्कुलेशन, देख रहे? कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, कौन सी नस के जरिए? कौन सी नस है ये? कोरोनरी आर्टरी। कौन सी नस है ये? कोरोनरी आर्टरी। फिर किधर जाता है बोल? हार्ट की वॉल में, और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी नस के जरिए? कोरोनरी वेन। कौन सी नस रे? कोरोनरी वेन। रिटर्न किस में जाती है? राइट एट्रियम यानी हार्ट में। ये पूरा सर्कुलेशन क्या कहलाता है? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो भले से इधर मैं डबल सर्कुलेशन लिख रहा हूँ, पर आपको पता होना चाहिए 3 सर्कुलेशन होता है इधर। तीसरे वाले को थोड़ा साइड रखते हैं हम लोग, मेन जो है वो 2 ही है, पल्मोनरी और सिस्टमिक। ठीक है ना? यानी नस कौन सी बेटा? कोरोनरी आर्टरी। और यानी नस कौन सी बोल? कोरोनरी। ये डायग्राम जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ चुका है ना, आगे हार्ट में उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, पूरा हार्ट में पढ़ा दूंगा उसको कोई दिक्कत नहीं। इसको ये पूरा डायग्राम, ये पूरे हार्ट का फंक्शन का निचोड़ है पूरा। जिस बच्चे को ये फ्लो चार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया, अभी जब बनाना ना तो थोड़ा साफ सफाई से बड़ा बड़ा बना, गंदगी मत मचाना उधर। समझ में आ रहा है ना? दिल का कुछ और मत बनाना, ठीक है? तो कितने सर्कुलेशन याद रखने हैं आपको ह्यूमन हार्ट में? 3, पल्मोनरी, सिस्टमिक और कोरोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल, हार्ट से लंग के बीच में और लंग से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, ब्लड का ये सर्कुलेशन क्या कहलाता है? पल्मोनरी। राइट वेंट्रिकल से निकला पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। बोला ना मैं बिना देखे? अभी तुम भी आदत डालो इसकी, प्रैक्टिस करो घर पे आके इसकी। तुमसे मैं जब पूछूं तो तुम उधर देखना नहीं, तुमको बताते आना चाहिए। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम। दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें ब्लड कहाँ सर्कुलेट करता है बोल? कहाँ सर्कुलेट करता है? बॉडी और हार्ट, बॉडी टिश्यू और हार्ट के बीच में, बॉडी टिश्यू से हार्ट, हार्ट से बॉडी टिश्यू। समझना अच्छे से? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला एओर्टा के जरिए,
बॉडी टिश्यू, वीना कावा, राइट एट्रियम, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तीसरा क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन। किसके किसके बीच में? हार्ट से हार्ट वॉल से हार्ट। इधर जो ब्लड है वो हार्ट से हार्ट वॉल में जाएगा, हार्ट वॉल से हार्ट में जाएगा। कहां से कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल, कोरोनरी आर्टरी, हार्ट वॉल, कोरोनरी वेन, राइट एट्रियम, दिस इज योर कोरोनरी सर्कुलेशन। देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल, कोरोनरी आर्टरी, हार्ट वॉल, कोरोनरी वेन, राइट एट्रियम। तो यही तो ऊपर भी लिखा ना, राइट? समझा अच्छे से? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले ही पूरा अच्छे से लिख लो, बना लो, ठीक है? डू इट फास्ट। यस, तो अभी हमको स्टार्ट करना है। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, बोले ना मिटा रहा नहीं, मेजर ध्यान दो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमको स्टार्ट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हो। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फ का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग मेनली किसको पढ़ने वाले बेटा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको लास्ट में खाली छोटा छोटा 2 पैराग्राफ दिया है, बस, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इसको। तो लिम्फेटिक सिस्टम का हम लोग बस एक ओवरव्यू देखेंगे एकदम एंड ऑफ द चैप्टर पे। मेन अपने को किस पे फोकस करना है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। ह्यूमंस में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको स्टडी करने के लिए आपको 3 चीजों को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, 3 चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तीनों में सबसे पहली चीज है ब्लड खुद। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे तो ब्लड को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड की स्टडी से, ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे जाहिर सी बात आएगा हार्ट, जो ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो सेकेंड नंबर पे हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा? हार्ट को पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट कैसा ऑर्गन है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो कंडक्ट कैसे करता है, पंप कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, उसमें वॉल्व कितने लगे हुए, हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे जो चीज हमको स्टडी करना है वो है ब्लड वेसल्स, जिससे खून बह रहा है, वो नसें, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। तो जब मैं बोलता हूँ कि हमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करना है, तो मेनली हम लोग कितनी चीजें पढ़ने वाले? 3। सबसे पहले ब्लड, फिर हार्ट और फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। समझा? फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का टॉपिक देखेंगे, हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी होती है, उनका कैसे उनसे बचा जा सकता है, वगैरह वगैरह। ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ईसीजी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट अटैक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेन अपने को अभी ये मेन 3 चीज पढ़ने का अपने को। समझा रहे? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है। और फिर लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम, चैप्टर फिनिश। तो अभी मैं क्या स्टार्ट करा बेटा? ब्लड। क्या स्टार्ट करा? बोल, ब्लड। तो मैंने आपको ब्लड के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो बेसिक चीजें देखते हैं। यहाँ से एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ब्लड, ध्यान से देखो सब लोग। पेज नंबर 164, सबसे ऊपर हेडिंग देखो, ब्लड कंपोजिशन एंड कोआगुलेशन। मिला? सबसे पहली लाइन में क्या लिखा? देख, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। अंडरलाइन करो। ब्लड के बारे में स्टडी करना मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हेमाटोलॉजी। तो व्हाट इज हेमाटोलॉजी? समझा ना? स्टडी ऑफ ब्लड। हीम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी करना। तो हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। ये पहला पॉइंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन हेमाटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। आगे देखेंगे, एन एवरेज एडल्ट हैज अबाउट 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। ऑन एन एवरेज, अगर एक हेल्दी अडल्ट इंसान है, बच्चे की बात नहीं हो रही, बुढ़े की बात नहीं हो रही, अब बीमार की बात नहीं हो रही, एक हेल्दी अडल्ट इंसान, उसकी बॉडी में ऑल टोटल ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 4 से 6 लीटर। मिनिमम 4 लीटर, मैक्सिमम 6 लीटर। 4 लीटर से कम ब्लड है मतलब उसको ब्लड की कमी है, 6 लीटर से ज्यादा मतलब उसकी बॉडी में ब्लड ज्यादा। ऐसा देखा जाता है कि सेम एज के एक हेल्दी मेल या हेल्दी फीमेल को लोगे तो 1-8 लीटर का फर्क होता है ब्लड में, वॉल्यूम में। मतलब मेल्स में अगर 5 से 6 लीटर का ब्लड है तो फीमेल्स में 4 से 6 लीटर का, 4 से 5, ठीक है, 4 to 5, 5 to 6। तो कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं हम लोग? 4 से 6 लीटर। तो सबसे पहला स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी।
दूसरा नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है, 4 से 6 लीटर। आगे बढ़ो। इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है टिश्यू से बने हुए, जितनी भी चीजें टिश्यू से बनी हुई। टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। याद है ना। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, उसकी भी कई सारी टाइप होती है। उसमें एक स्पेशल टाइप थी जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बोल, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें दो ही चीजें आती है, ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड क्या है बेटा, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों बोल रहे हैं इसको, सेल से मिलकर बना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, सेल्स। तो जो चीज सेल से मिलकर बनती है टिश्यू, तो एक टिश्यू है। फ्लूइड क्यों बोल रहे बता, फ्लूइड है ना यार, वो सॉलिड थोड़ा है, फ्लूइड है, इसलिए फ्लूइड टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हो, आप 11th में देख चुके, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहे, कनेक्ट करने का काम करेगा, जैसे बोन्स हो गई, है कि नहीं। तो ब्लड भी पूरी बॉडी को कनेक्ट करे ना, ऑल इन ऑल पूरी बॉडी को कनेक्ट करे। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कलर कैसा होता है इसका, देख रेड कलर मिला। इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। 11th में भी मैंने आपको एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ओरिजिन किसको बोलते समझते हैं ना, जहां से कोई भी चीज क्या कर रही है, शुरू हो रही है। तो अगर हम लोग हमारी बात करें तो हमारी लाइफ की शुरुआत कैसी होती है, दो सेल्स होते हैं। एक मदर के टाइप तरफ से एक सेल आता है जिसका नाम है ओवम, और एक हमारे फादर की तरफ से एक सेल आता है जिसका नाम है स्पर्म। ये स्पर्म और ओवम नाम के दो सेल्स होते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं। क्या कहलाता है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नया सेल बनता है, सिंगल। क्या नाम है उसका, जाइगोट। ऐसे ही हम सब की लाइफ की शुरुआत हुई है, मदर की तरफ से ओवम, फादर की तरफ से स्पर्म, दोनों मिलकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं, नाम क्या है उसका, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करता है, डिवीजन स्टार्ट करता है। क्या करता है बेटा बोल, डिवीजन। एक सेल है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इसका शेप चेंज होते जाता है, साइज होती रहती है, शेप चेंज होता है, खाली सेल डिवाइड होते हैं। इस जाइगोट से बनता है मोरुला। जब 8 सेल आते हैं इसमें, 8 या 16 सेल, तब ये मोरुला बनता है। फिर जब और 32 सेल 64 सेल आते हैं तो इसको ब्लास्टुला बोलते हैं। क्या बोलते बोल, ब्लास्टुला। और डिवाइड होगा 32 से 64, 64 से और डिवाइड, और डिवाइड। लेकिन अभी तक किसी भी सेल का फेट डिसाइडेड नहीं होता। फेट समझता है, फेट क्या अंजाम होने वाला, मतलब आप नहीं बोल सकते अगर 32 सेल है तो ये वाले सेल को उठा के नहीं आप बोल सकते कि ये ब्रेन का सेल बनेगा, ये वाले सेल को आप उठा के नहीं बोल सकते कि ये हार्ट का सेल बनेगा। मतलब वहां पे कोई भी सेल कुछ भी बन सकता है, कोई भी सेल कुछ भी बन सकता है। ऐसे सेल जो बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। ये 11th में था आपको, क्या बोलते हैं इसको, टोटीपोटेंसी। पढ़ा है आपने, क्या बोलते हैं इसको, टोटीपोटेंसी। एक ऐसा सेल जो बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे सेल अभी भी अपने पास है, स्टेम सेल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। हमारे बोन में उसमें पाए जाते हैं। समझ आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। तो हम लोग जाइगोट से सेल डिवाइड होते गया, मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, लेकिन अभी तक किसी भी सेल का फेट डिसाइडेड है क्या, कौन सा सेल क्या बनने वाला, नहीं। समझ आ रहा है अच्छे से। फिर एक स्टेज आता है जब ये सारे सेल जो है ना वो 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने लेयर में, 3 अलग अलग लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे बाहरी लेयर कहलाता है एक्टोडर्म। क्या कहलाता है बोल, एक्टोडर्म। बीच वाला लेयर कहलाता है मीजोडर्म। बीच वाला लेयर क्या कहलाता है, मीजोडर्म। अंदर का लेयर कहलाता है एंडोडर्म। अंदर का लेयर क्या कहलाता है, एंडोडर्म। तो सेल्स का कितना लेयर बन चुका है, 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन 3 सेल्स के लेयर को जर्माइनल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते बोल, जर्माइनल लेयर। और एक बार ये 3 लेयर बन के तैयार हो गए ना, तब हम लोग जो रहते हैं वो पहले जाइगोट थे, मोरुला बने, ब्लास्टुला बने। जैसे ये 3 सेल्स के लेयर बन के तैयार हो जाते हैं तब हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रास्टुला में। इसमें ग्रास्टुला। अब वहां से हमारा फिर फीटस और एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस चालू, हम लोग पूरे बन के तैयार होते हैं। अब ये 3 लेयर इतने खास क्यों है, जब तक ये 3 लेयर नहीं बने थे कोई भी सेल कुछ भी बन सकता था, लेकिन एक बार ये 3 लेयर बन गए ना तब सेल्स का फेट डिसाइड हो जाता है, तब कोई भी सेल कुछ भी नहीं बन सकता है। जो सेल एक्टोडर्म में, किसमें, एक्टोडर्म, वो हमारी स्किन को बनाएगा, हेयर को बनाएगा, नेल्स को बनाएगा, इन सारी चीजों को बनाएगा। जो सेल मीजोडर्म में हमारे हार्ट को बनाएगा, किडनी का हिस्सा बनाएगा, स्टमक वगैरह का हिस्सा बनाएगा, ब्लड को बनाएगा।
जो सेल एंडोडर्म में है वो अंदर की चीजें बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की चीजें, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर की चीजें। यानी अब हर सेल का फेट क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। तो आज के टाइम पर आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, अगर मैं पूछूं ये कौन से लेयर से बना है, तो जवाब में तीन में से कोई एक लेयर आएगा। या तो वो एक्टोडर्म से बना होगा, या तो वो मीजोडर्म से बना होगा, या तो वो एंडोडर्म से बना होगा। तो आपके बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर इन तीन में से कौन से जर्माइनल लेयर से बना है, इसी को बताना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन को बताना। किसको बताना, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा ब्लड का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, तो आपका जवाब आएगा मीजोडर्म। आएगा बोल, मतलब हमारे ब्लड का जो सेल है ये कौन से लेयर से बनता है, मीजोडर्म से। तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन तीन होते बेटा, याद रखना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आज के टाइम पर हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर है, ये इन्हीं तीन में से किसी एक लेयर से क्या होंगे, बने होंगे। तो ये पता लगाना कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से लेयर से बना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो ब्लड का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है बोल, मीजोडर्म। इसीलिए देखो वहां पर लिखा है इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मिला, डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मिला। अब आगे पढ़ते हैं, ब्लड का पीएच क्या होता है। तो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। एक होता है एसिड, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है बेस। बेस को ही हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं, बेस को ही क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। अच्छा, जब पीएच 7 होता है, एग्जैक्ट 7 मतलब न्यूट्रल है, 7 से कम रहेगा तो एसिड, 7 से कम हुआ 6, 5, 4, 3, तो ये सब क्या है, एसिड। अच्छा, जितना कम होते जाता है एसिडिटी उतनी बढ़ते जाता है। 7 से ज्यादा हुआ तो बेस, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है, बेस। ये जितना ज्यादा होते जाएगा उतना ज्यादा बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ब्लड का पीएच कितना होता है देख, 7.4। न्यूट्रल है क्या, बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है क्या, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक है, इसलिए देखो वहां पर क्या लिखा है, स्लाइटली अल्कलाइन। तो ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा, 7.4, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अच्छा, ये पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं हम लोग, नहीं, मैंने आपको बताया था 0.2% से भी अगर पीएच डिस्टर्ब हो गया तो वो जान तक ले सकता है हमारी, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप होने लगेंगे फिर, समझ आ रहा है। तो 7.4 किसी के ब्लड में 7 हो गया या 8 हो गया, मर जाएगा वो इंसान। ये पीएच इतना ही रहना चाहिए, 7.4 ही रहना चाहिए, 7.2 से 7.4 के रेंज में, समझा अच्छे से। आगे देखो, टेस्ट की बात करें तो इट इज सॉल्टी। बचपन में कभी ना कभी आपने चखे होंगे, कट लग जाता है ना, फिर बाद में आ जाते तो खून है ना, खून निकलना हराम है, मालूम है ना। हाँ, फिर आप वैम्पायर की कैटेगरी में आ जाओगे। देखो, इट इज सॉल्टी है, कैसे हैरानी से खून नहीं निकल सकते, मालूम है ना, नहीं मालूम था, आज पता चला। खून को निकलने का नहीं, जानवर में भी गोश्त वगैरह खा सकते, खून नहीं खाते, मालूम है ना। बहुत से लोग जानवर का खून भी पका के खाते, मालूम है। हाँ, नहीं मालूम तुमको। ब्लड बॉडी से बाहर आने के बाद क्या होता है, कोआगुलेट हो जाता है ना, जम जाता है। तो जमने के बाद वो सॉलिड जैसा हो जाता है, तो उसको जमा के पका के पीसेस में काट के गोश्त जैसा खाती है पब्लिक। नहीं खाना चाहिए उसको, गलत बात, ठीक है। देखो, इट इज सॉल्टी एंड विस्कस फ्लूइड। विस्कस मतलब गाढ़ा होता है थोड़ा। ये विस्कोसिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी असल में क्या होती है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी बायोलॉजी में सिर्फ इतना समझो, गाढ़ा होता है। तो ब्लड थोड़ा गाढ़ा होता है, मतलब अगर आप इसको वाटर से कंपेयर करोगे तो वाटर से थोड़ा हेवी रहेगा ना ये, इसीलिए हम लोग बोलेंगे विस्कस, हेवियर देन वाटर। देख आगे लिखा है, इट इज हेवियर देन वाटर, पानी से थोड़ा हेवी होता है। इट हैज 2 मेन कंपोनेंट्स। कितनी चीजों से बना ये, 2 चीजें। कौन सी 2 चीजें देख, द फ्लूइड प्लाज्मा, पहला पार्ट इसमें फ्लूइड है, क्या कहलाता है वो, प्लाज्मा। कितना परसेंट है, 55। ब्लड में 55% क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है। एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज ब्लड सेल। और दूसरा पार्ट सॉलिड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स। अभी ब्लड सेल्स में क्या क्या आता है आपको भी मालूम है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। सर इनको फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, असल में बेटा हमारी बॉडी में RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये शुरू से आखिर तक बनते रहते हैं हमारे बोन मैरोज के अंदर। किधर, तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है ना हमारी बॉडी में, इसके अंदर जो बोन मैरो, जो गूदा भरा हुआ रहता है, इसके अंदर बोन मैरो में जो रेड बोन मैरो होता है, उसके अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब क्या होते रहते हैं, कंटिन्यू बनते रहते हैं। तो ये तीनों सेल कंटिन्यू बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इनको और क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड सेल्स बोलो
या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट बोलो या फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलो, तीनों का एक ही मतलब है। क्या क्या बोल सकते हो? बोल ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स, तीनों का एक ही मतलब है। और ये कितने परसेंट होते हैं ब्लड में? 45%। 44 कैसे रे? 55 में 44 मिलाओगे तो 100 आएगा क्या? 100 आएगा? 45%। तो 55% प्लाज्मा होता है और 44% क्या होता है? 45% क्या होता है? बोल ब्लड सेल्स। क्या बेटा? ब्लड सेल्स। और वो सेल्स कौन कौन से होते हैं वो आपको भी पता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, इन दोनों को अलग किया जा सकता है याद कर, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस के जरिए? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बताया था तब, जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता, तो एक मशीन बताया ना, ब्लड को उसके अंदर डाल के ऐसा टेस्ट ट्यूब में उसको घुमाते तो गोल गोल घूमता है, टेस्ट ट्यूब ऐसी सीधी हो जाती है और सारा का सारा फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये सब नीचे बैठ जाता है और जितना भी प्लाज्मा है वो ऊपर आता है। उधर देख लिखा है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब हमको क्या पढ़ना है? ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अगर ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो दो चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कौन सी दो चीजें? प्लाज्मा और ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हम लोग पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे पूरा और फिर फॉर्म्ड एलिमेंट में 4 चीजें आएगी, सॉरी 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अभी मेरी तरफ ध्यान से सुन। तो ब्लड के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। फिर आरबीसी। आरबीसी की कोई टाइप नहीं होती तो आरबीसी को अकेला पढ़ना है। फिर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप होती है। डब्ल्यूबीसी की कितनी टाइप होती है? 5। कौन सी 5 टाइप सर? बेजोफिल, इओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, 5 टाइप। और फिर 2 लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऐसा 5 टाइप। बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल या उसको इओजिनोफिल भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कितनी हो गई? 5 टाइप। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? प्लेटलेट्स। और फिर आखिर में एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन। क्या रे? कहीं पर अगर कट लगता है तो वहां का खून जमता है ना, या बॉडी के बाहर आने के बाद भी खून क्या रहता है? जम जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन। ये कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल 9 चीजें पढ़ना है अपने को ब्लड के बारे में। कितनी चीजें? 9। क्या क्या 9? फिर से बता। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप, प्लेटलेट्स और ब्लड कोआगुलेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में 9 चीजें पढ़ेंगे और ब्लड को क्या करेंगे? फिनिश। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट होगा? हार्ट। हार्ट एक लेक्चर में नहीं होगा, हार्ट को 2-3 लेक्चर जाएंगे। हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वर्किंग है, कंडक्टिंग सिस्टम है, तो सबसे ज्यादा टाइम हार्ट में जाएगा। समझ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर अपना पूरा किससे रिलेटेड रहेगा? ब्लड से। 9 चीजें टोटल हमको ब्लड के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप, प्लेटलेट्स और ब्लड कोआगुलेशन। समझा? इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्या सर पूरा मिला के एक साथ पूछ सकता है? अलग अलग पूछेगा तो कैसा पूछेगा? वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। समझा अच्छे से? नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑल अबाउट ब्लड। अभी मैंने आपको खाली ब्लड का इंट्रोडक्शन दिया है कि नहीं। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 4 से 6 लीटर अडल्ट्स के अंदर। कलर होता है रेड कलर। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, टेस्ट में सॉल्टी होता है, पीएच 7.4, विस्कस होता है, वाटर से थोड़ा सा हैवी होता है, 2 चीजों से बना है। फ्लूइड मटेरियल 55% प्लाज्मा, सॉलिड मटेरियल 45% नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर। तो अभी खाली इंट्रोडक्शन दिया मैंने, बाकी पूरा ब्लड नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। अभी जिनका लिखने का बचा है वो लिख लेंगे, जिनका लिख के हो गया वो ब्रेक लेंगे। 7:30 बजे रशेद सर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 2 घंटा लेंगे, 7:30 से 9:30।